तो ये तकरीबन 12-14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं रात को ड्यूटी से जब जाता था तब भी पैदल जाता था। अच्छा। और सुबह वहाँ से जब आता था तब भी पैदल आता था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जाओ निकल जाओ यहाँ से। खड़ा था काउंटर पे, तो एलसीडी रखी होती है सामने। मैंने उसको हिट किया, एलसीडी नीचे जाके गिरी। तो मैंने उसको कॉलर पकड़ के कहा कि मैं तुम्हें बाहर लेकर के जाऊँगा और तुमसे पैसे अपने निकलवा लूँगा। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो हमारी कास्ट की नहीं थी, तो वो कराची से बिलोंग करती थी। कराची वाली लाहौर आई हुई थी। तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये ऐसे बात की क्यों है एक अदर कास्ट में, और वो भी इतने अमीर हैं, तो हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, हम बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। तो जब इतना ज़्यादा डिफरेंस था तो आपकी मुलाकात कैसे और कहाँ पर हुई? तो हम अपनी बेटी की शादी सेम कास्ट में कर देंगे, वरना मैं उसे मार दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। कराची हाई कोर्ट में हमारी मैरिज हुई। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ की कल्चर ऐसा नहीं है कि वो लड़की या लड़के का भी फ़र्क रखें। कुछ लोग होते हैं ऐसे। आज के एपिसोड में हमने इनवाइट किया है एक आम आदमी को। तो 8वीं के बाद मैं चला गया था लाहौर। तो मेरे कज़न्स काम करते थे एक शूज़ फैक्ट्री में। वहाँ मेरी सैलरी थी पर डे 300 रुपीज़। अच्छा। कि मैंने काम किया वो 300 रुपये पर डे पे। सुबह 8 बजे काम पे जाते थे, रात को 8 साढ़े 8 बजे वापस आते थे। वहाँ पे सर्दियों में भी ये आलम होता था कि हमारे पसीने निकल रहे होते थे। उन्होंने मुझे कहा 1000 रुपये मैं कर दूँगा आपको, 1000 कहीं से आप कर लो। तो मैंने 3 दिन डे नाइट काम किया, तब जा करके 2000 रुपये करके हमने एडमिशन भेजा मैट्रिक का। और ये 1000 रुपये आपने 2013 के बाद कितना टाइम लगा आपको? 6 मंथ। घर को चलाना था तो हम स्कूल नहीं जा सकते थे, ना ही स्कूल फ़ी पे कर सकते थे और ना ही कोई प्राइवेट एकेडमी रख सकते थे। मैट्रिक का एडमिशन भेजा। मैट्रिक के एडमिशन के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बुक परचेज़ कर पाऊँ। मतलब आपको बताया किसने कि मैट्रिक में क्या सब्जेक्ट हैं, वो किताबें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये कैसे डिसाइड किया? मेरी हाइट थी तो मुझे सारे कहते थे तुम एसएससी कमांडो के लिए अप्लाई करना। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया तो मेरी बोन फ्रैक्चर हो गई। तो ये बताइए कि मैट्रिक के बाद जब आप जॉब करते रहे हो तो 300 रुपये से आपकी तनख्वाह बढ़ी है उतना ही सर रही? 300 रुपये से 600 हो गई थी। नया बंदा होता है, अब जैसे कि आप जॉब कर रहे थे वहाँ जूतों की फैक्ट्री में, उसके बाद फिर आप बुटीक पे आ गए, उसकी वजह क्या थी कि आप इतनी जल्दी जल्दी चेंज क्यों कर रहे थे? फर्स्ट ईयर का एडमिशन भेजने के बाद पेपर्स रह गए थे, तब मैंने मैकडॉनल्ड्स में जॉब शुरू कर दी थी। और मैकडॉनल्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लड़के एफएससी बीएससी करके भी लड़के जॉब कर रहे हैं और सबकी सैलरी सेम होती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जाओ निकल जाओ यहाँ से। एक दोस्त था, उसने ऐसे छोटी सी शॉप बनाई हुई थी टॉयज़ वगैरह की, तो वहाँ पे एज अ सेल्समैन चला गया। जितना मैं कमा रहा था उसमें ये हो सकता था या घर चल सकता था या उनकी पढ़ाई पूरी हो सकती थी। ग्रेजुएशन का एडमिशन भेजने के बाद मैंने उसमें सब्जेक्ट रखे कंप्यूटर और साइकोलॉजी। ये मुझे काफ़ी बाद में समझ में आया कि आपके पास चाहे जो भी डिग्री है, आपका स्कोप नहीं है। तब हालात हमारे बहुत ज़्यादा बदतर हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गए थे। ये कह लें कि आप हमारे पास खाने के लिए भी नहीं होता था कुछ। तो उस दौरान तो वैसे हमारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं थी, चाहे हमने इंटर किया होता या मैट्रिक किया होता या मेरी वाइफ ने बीबीए किया हुआ था। तो एक लड़के को मैंने धक्का दिया, उसका सर ना ऐसे पीछे दीवार के साथ जा लगा, उसका वो ब्लड वगैरह निकल आया पीछे सर से। अच्छा। तो मैं डर गया। यानी कि आपकी बेगम जो है वो अब कंटेंट राइटिंग से अर्न करती है? तो उसमें ढेर सारी वीडियो देखी, उसमें आपकी भी वीडियो देखी। आपको तो पता है कि इसमें डॉलर्स मिलते हैं, तो पाकिस्तान थे तो 300 गुना ज़्यादा ही मिलते हैं। फिर वो दिमाग में ना डॉलर का एक निशान छप गया, क्योंकि आपकी वॉइस लोग सुनते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं। मैंने देखा आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, आपके काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं और आपका एक नाम है। तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि मैंने आपको अपनी पूरी लाइफ बताई है, मुझे तो नहीं लगा कि मेरी डिग्री ने मुझे कोई फ़ायदा दिया हो। मेरा नाम है असबर अली और आप देख रहे हैं असबर अली ओरिजिनल्स, जिस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से, डिजिटल मार्केटर से या फ्रीलांसर से। पर आज के एपिसोड इससे डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज के एपिसोड में हमने इनवाइट किया है एक आम आदमी को। तो आज हम जानेंगे अपने मेहमान से कि डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, स्किल इंपॉर्टेंट होता है। एक बैकवर्ड एरिया का बंदा जब शहर में आता है तो शहर क्या सिखा रहा होता है, उसकी मजबूरियां कहाँ ले जाती हैं उसको, और फिर वो दोबारा अपनी ज़िंदगी को कैसे उठाता है और फिर अपनी फैमिली कैसे बनाता है, उस फैमिली बनाने में क्या मुश्किलात आती हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, तो इसलिए आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी पॉडकास्ट के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो कर रखा है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आज के हमारे मेहमान इकराम हैदर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। आपकी जर्नी हमने इस पूरी पॉडकास्ट में पूछनी है, और आप पहली दफ़ा कैमरे पे आए हुए हैं तो शायद ज़्यादा परेशानी होगी, शायद आप उस तरह से ना बोल सकें।
पर मेरी ऑडियंस के लिए अगर आप नेचुरल होके बोलेंगे, नेचुरली आपकी स्टोरी क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो लोग आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है आप बाहर निकलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो आपको पता लगता है कि आप जैसे लोग बहुत सारे अवेलेबल हैं जो कि आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। तो इकराम साहब, सबसे पहले ये बताएं कि किस शहर से ताल्लुक़ है आपका? सर मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ तहसील जतोई अच्छा। से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक बैकवर्ड इलाका है, एक गांव की मानद है। सही तो है। मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई है। 8 क्लास तक मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। अच्छा, तो 8th क्लास तक वहाँ से पढ़े और उसके बाद कहाँ गए? सर एक्चुअली घर के हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि मैं वहाँ पे अपनी मैट्रिक या आगे की स्टडी कंटिन्यू कर पाता। तो घर के हालात देखते हुए मैंने स्टडी छोड़ दी थी बेसिकली। तो 8वीं के बाद मैं चला गया था लाहौर। तो मेरे कज़न्स काम करते थे एक शूज़ फैक्ट्री में, तो वहाँ शूज़ वगैरह में बनते थे, आप देखते हैं नॉर्मल से फुटवेयर्स, तो वहाँ पे वो बनते थे। सही। तो मैं वहाँ चला गया था। वहाँ मेरी सैलरी थी पर डे 300 रुपीज़। अच्छा। 300 रुपीज़। और 21 साल की बात है? सर 2013 की बात है। अच्छा, सही। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो वहाँ जा कर के मैंने काम किया, वो 300 रुपये पर डे पे। सुबह 8 बजे काम पे जाते थे, रात को 8 साढ़े 8 बजे वापस आते थे। सही है। तो बेसिकली वहाँ जा कर के मुझे पता चला कि हमारे मुल्क में ऐसे मुझसे भी छोटे छोटे लड़के थे जो 5 साल के 6 साल के बच्चे होते थे, वहाँ पे काम कर रहे होते थे। सर वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। वहाँ पे सर्दियों में भी ये आलम होता था कि हमारे पसीने निकल रहे होते थे। बहुत ज़्यादा हर्डल्स वाला वर्क है वो। तो ये था कि मुझे शुरू से एजुकेशन से बहुत प्यार था। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं तकरीबन अच्छी से अच्छी डिग्री कर जाऊँ, लेकिन वसाइल ऐसे नहीं थे कि मैं वो कर पाता। सही। तो मेरे एक मामू थे, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम कहीं से पैसे अरेंज कर लो तो मैं तुम्हारा मैट्रिक एडमिशन भेज देता हूँ। तो उस टाइम सर मैट्रिक एडमिशन 2000 रुपये में होता था। अच्छा। तो वो ख़ुद भी वहाँ स्टडी करते थे, तो उनके पास भी इतने वसाइल नहीं थे। उन्होंने मुझे कहा 1000 रुपये मैं कर दूँगा आपको, 1000 कहीं से आप कर लो। तो मैंने 3 दिन डे नाइट काम किया, क्योंकि नाइट में भी शिफ्ट होती थी, तो वो नाइट का भी 300 रुपये देते। तो 3 दिन डे नाइट काम करने के बाद मेरे पास 1000 रुपये हुए, तब जा कर के 2000 रुपये करके हमने एडमिशन भेजा मैट्रिक का। और ये 1000 रुपये आपने 2013 के बाद कितना टाइम लगा आपको अप्लाई करने में? 6 मंथ। 6 महीने। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक एडमिशन भेजा। फिर ये था कि पढ़ाएगा कौन। डेफिनेटली जब घर को चलाना था तो हम स्कूल नहीं जा सकते थे, ना ही स्कूल फ़ी पे कर सकते थे और ना ही कोई प्राइवेट एकेडमी रख सकते थे। तो 8 बजे सुबह काम पे जाते थे, वहाँ से वापस आते थे 8 बजे, खाना वगैरह खा करके। ये लास्ट 3 मंथ्स में जब एडमिशन जा चुके थे, प्राइवेट एडमिशन भेजा था मैंने। तो मेरे तो पहले ख़ानदान में जब मैंने बताया कि मैंने एडमिशन करवाया है, तो सब ने मुझे रोका कि कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, पढ़ करके क्या कर लोगे, हमारे मुल्क में इस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है, एक आम बंदे का तो वैसे कोई फ्यूचर नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए सिफारिश की या रिश्वत की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से पहले घर वालों ने मुझे डिसग्रेड किया। फिर उसके बाद मामू ने कहा कोई नहीं आप कर लो, हो सकता है क्लियर कर जाओ। तो 8 बजे ड्यूटी से बाद वापस से मैं आता था, खाना खा करके फिर 1 घंटा आधा घंटा जो टाइम मिलता था मैं खुद ही ऐसे रिवाइज़ कर लेता था, उसको देख लेता था। मतलब आपको बताया किसने कि मैट्रिक में क्या सब्जेक्ट हैं, वो किताबें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये कैसे डिसाइड किया? मेरे मामू ने बताया था, उन्होंने मुझे कहा था कि आर्ट्स रखो। तो मुझे ये लगता था कि आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, हम दूसरों से भी सुनते थे कि आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, तो जब करना है तो बंदा थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर ले। तो इसलिए मैंने साइंस रखी थी, बायो रखी थी। तो उस साल 9th के मैंने पेपर्स दिए। 9th में कुछ ख़ास मेरे नंबर्स नहीं आए थे। पास हो गए थे कि नहीं हुए? हो गया था मैं। अच्छा, सही। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम्हारे कोई अच्छे नंबर नहीं है, इससे कोई ग्रेड नहीं बनेगा, कोई अच्छी परसेंटेज नहीं बनेगी, तो तुम मैट्रिक का एडमिशन नहीं भेजना। 9th के पेपर्स के बाद मुझे थोड़ी सी खुद में ये नज़र आई कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा, थोड़ा और टाइम दूँगा तो मैट्रिक कर जाऊँगा। तो लास्ट के 3 मंथ से जब मैट्रिक के एडमिशन होने वाले थे, मैट्रिक का एडमिशन भेजा। उस टाइम तक आप नौकरी कर रहे हैं या छोड़ दी? सर मैं जॉब कंटिन्यूसली कर रहा हूँ 2013 से। ज़बरदस्त। जी। तो मैट्रिक का एडमिशन भेजा। मैट्रिक के एडमिशन के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बुक परचेज़ कर पाऊँ मैट्रिक की। तो मेरे पास उस टाइम एक फ़ोन था, 600-700 रुपये का मैंने वो लिया था अपने दोस्त से। तो वो फ़ोन सेल किया 200-300 रुपये और इधर उधर से दोस्तों से मांगे, फिर
मैंने एक सेकंड हैंड बुक परचेज़ की, एक गाइड परचेज़ की मैट्रिक की। तो उसमें से जो वो था काफ़ी ओल्ड, 2008 की थी। मैंने मैट्रिक किया 2016 में। अच्छा। तो वो थी, वो फिर मैंने उससे जो जो मुझे मिलता था क्वेश्चन, जो मुझे लगता था ये इंपॉर्टेंट होगा, ये नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये नहीं होगा, तो उससे ये सारा कुछ मैंने करके देखा। और मेरे सबसे कम नंबर मैथ में आए थे, क्योंकि आपको पता है मैथ प्रैक्टिस से आती है और मुझे प्रैक्टिस करवाने वाला कोई नहीं होता था। तो बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह में नॉर्मल नंबर से, तो इस बेसिस पे मैट्रिक मैंने क्लियर कर ली। 2016 में फिर आपने मैट्रिक 2016 क्लियर में कर ली। मैंने मैट्रिक क्लियर कर ली। अच्छा, ठीक है। तो जब मैट्रिक क्लियर कर ली तब घर वालों को लगा कि चलें, मैट्रिक क्लियर कर ली, फिर मैंने आर्मी में अप्लाई किया। मुझे शौक़ था आर्मी में जाने का, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि जब बचपन में हम बच्चे होते हैं कि बड़े होकर के क्या बनोगे, तो हम कहते हैं जी हम फ़ौज में जाएंगे। तो इस बेसिस पे मेरी हाइट थी, तो मुझे सारे कहते थे तुम एसएससी कमांडो के लिए अप्लाई करना। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, तो मेरी बोन फ्रैक्चर हो गई उसमें। तो इस वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो मैं आर्मी छोड़ दी थी मैंने। फिर मैं वापस आ गया, फिर जॉब पर लग गया। फिर एक प्राइवेट बुटीक थी एक मैम की, तो मैं वहाँ जॉब करता था। सही है। वो तो किस शहर में थी? जी लाहौर में थी सर। अच्छा, लाहौर में गुलबर्ग में थी, गुलबर्ग 2 में। ठीक है। जी वो काफ़ी काइंड लेडी थी, उनके पास मैं जॉब करता था। उन्होंने तो ये बताइए कि मैट्रिक के बाद जब आप जॉब करते रहे हो तो 300 रुपये से आपकी तनख्वाह बढ़ी है, उतना ही सर रही? 300 रुपये से 600 हो गई थी। अच्छा, मैट्रिक के बाद हुई? मैट्रिक के बाद। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आप बुटीक पे चले गए उसके फिर? बाद सर मैं बुटीक पे चला गया था। वहाँ पर मेरी सैलरी थी 18,000, अच्छा, 18,000 रुपये पर मंथ। उसमें ये था कि मुझे छुट्टी संडे को होती थी, और उस वक्त मैंने अपना फर्स्ट ईयर का एडमिशन भेजा था उस बुटीक में रह करके, जो कि 2017 की बात है सही है। तकरीबन। तो उस मैम ने मुझसे पूछा कि आप स्टडी करके क्या करोगे, यहाँ जॉब कर रहे हो आप, इजीली जॉब करते रहो, हम आपको पे कर रहे हैं, पे करते रहेंगे। बेसिकली ये होता था कि मैं काम पे सही फोकस नहीं कर पाता था फिर। तो काम पे जाहिर सी बात है, जिस ऑनर के पास आप जॉब करते हो तो वो यही चाहता है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरे काम को दी जाए। बिल्कुल। तो उनकी तो यही कोशिश होती थी कि मैं उनके पास प्रॉपर जॉब करता रहूं और अपनी स्टडी को कम से कम टाइम दूं। तो इस बेसिस पे मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। अच्छा। फिर जब फर्स्ट ईयर का एडमिशन भेजने के बाद पेपर्स रह गए थे, तब मैंने मैकडॉनल्ड्स में जॉब शुरू कर दी थी। अच्छा, मतलब इसके फ़ौरन बाद ही जॉब मिल गई आपको या थोड़ा टाइम लगा? नहीं, मैं गांव चला गया था। अच्छा। वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद तो गांव रह करके फिर दोस्तों को कॉन्टेक्ट किया कि मुझे कहीं जॉब पर लगवा दो। तो एक दोस्त था, वो मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर रहा था। उसने मुझे कहा कि हमारी यहाँ हायरिंग हो रही है, सही है। आप आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ मैकडॉनल्ड्स चला गया था। अच्छा, जो एक नया बंदा होता है, अब जैसे कि आप जॉब कर रहे थे वहाँ जूतों की फैक्ट्री में, उसके बाद फिर आप बुटीक पे आ गए और इतनी जल्दी जल्दी आप स्विच कर रहे थे, या फिर आप उसके बाद कहीं और गए या घर चले गए अपने, उसकी वजह क्या थी कि आप इतनी जल्दी जल्दी चेंज क्यों कर रहे थे? सर बेसिकली मैंने आपको बताया कि मैं एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स, घर में मैं बड़ा बेटा हूँ, सही है। तो घर में कोई भी इशू होता था तो मुझे। क्या आपकी ज़मीनें भी हैं पीछे इसलिए वहाँ वो रहते हैं, या कैसे गुजारा करते हैं वो? नहीं नहीं सर, बस वो मेरी सैलरी से ही उस टाइम गुजारा कर रहे थे। ठीक है। जी। तो घर में कोई भी प्रॉब्लम होती तो डेफिनेटली फिर मुझे आना पड़ जाता था। तो इससे हमें ज़्यादा क्राइसिस होते थे, मुझे वर्क करने में भी होते थे, स्टडी में भी होते थे, और घर वालों को भी। तो उनकी यही कोशिश होती थी कि मैं कहीं बाहर किसी सिटी में जा कर के, जैसे लाहौर, मुल्तान है, वहाँ जा कर के जॉब करने से बेहतर है कि मैं वहीं अपनी ही एरिया में कोई 500, 300, 400 दिहाड़ीदार मजदूर जैसे होते हैं सर। तो क्या आप उनको समझाते नहीं थे कि गांव में जब रहेंगे आप 200-400 कमाएंगे और वहाँ शहर में जाके हज़ारों कमाएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका? सर मैं उनको ये बात बताता था, लेकिन उनको ये था कि वो कहते थे अगर तुम मुल्तान या लाहौर जा कर के जॉब करते हो तो डेफ़िनेटली हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तुम वापस आते हो तो आने जाने के फेयर्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वहाँ तुम रहते हो, तुम खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, जो बचता है बचा करके हमें भेज देते हो। सही है। तो तुम्हारी भी लाइफ बहुत मुश्किल से गुजर रही है और हमारी भी लाइफ बहुत मुश्किल से गुजर रही है। ठीक है। मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम 3 महीने जब लाहौर गया था 2013 में, 3 महीने जॉब करके जब मैं घर वापस आया था तो मेरी जेब में 2,000 रुपये थे, और घर आया था और उन्होंने कहा तो वो पैसे देना। तो मैंने घर वालों को वो पैसे दिए, उन्होंने जिससे उधार लिया हुआ था उनको दिए वो 2,000 रुपये। एक बंदे का भी 2,000 उधार नहीं उतरा, और मैं नहा रहा था और अंदर हो रहा था ये खड़ा होकर के कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता था कि शायद मैंने बहुत मेहनत कर ली है 3 महीने में। तो ये सोच करके 3 दिन बाद मैं वापस
वापस चला गया था। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद फिर कहाँ नौकरी मिली आपको? उसके बाद जा कर के वही मैंने बताया, मैं बुटीक में जॉब करने लग गया था। अच्छा, ठीक ठीक। फिर जब बुटीक पे आपने जॉब की तो बुटीक पे कितना अरसा काम किया आपने? वहाँ 1 साल मैंने काम किया। ठीक है। और फिर वही वापस प्रोसेस कि आप घर आए और फिर दोबारा घर से दोबारा कितने टाइम बाद निकले? उस घर से मैंने 1 महीने बाद चला गया था घर से। ठीक हो गया। 1 महीने के अंदर मैं वहाँ पर एक कॉरपोरेशन थी जो इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें देते हैं, उनके पास काम करता रहा। वो हमारे घर से काफ़ी दूर थी, तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर थी। तो सुबह सुबह वहाँ लिफ्ट्स वगैरह मांग करके जाना, जॉब पे जाना। वहाँ लेट हो जाता था, वो बातें सुनाते थे, तुम्हारा घर यहाँ है, तुम लेट आते हो। एक प्रॉपर कन्वेज नहीं होती थी वहाँ भी। तो वहाँ जा कर के सारे दिन उनके काम वगैरह देखने, तो जो कस्टमर आते थे उनको सेटिस्फाइड करना, उनको चीज़ें सेल करनी, उनकी लिस्टिंग करनी, उनकी सारी परचेजिंग रिटर्न राइट करके देनी उनको। तो ये सारा कुछ करके देना होता था। शाम को फिर वहाँ पे ये होता है कि मगरिब के बाद हर चीज़ क्लोज़ हो जाती है, तो मगरिब के बाद वो सारी शॉप बंद करनी, फिर घर चले जाना। तो वहाँ मुझे कुछ अच्छा मज़ा नहीं आता था, क्योंकि एक तो स्टडी से मैं दूर हो गया था, दूसरा एक प्रॉपर माहौल से दूर हो गया था, क्योंकि वहाँ पर ये था कि गाली गलौच, बोल चाल इस तरह से वो होता है वहाँ पर। मैं मैट्रिक करने के बाद गया था डेफिनेटली। तो वहाँ पे जो मैट्रिक के लोग होते हैं, तो वो उनको ना जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो पढ़ रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, उनको किसी अच्छी नज़र से नहीं देखते। वो ये कहते हैं कि यार यहाँ पे पढ़ाई का रोब झाड़ेगा। तो इस तरह से वो उनसे तंज बातें करते थे। सही है। तो मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आता था। फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा मुझे कि लाहौर में कोई जॉब ढूंढ करके दो। फिर उन्होंने जॉब ढूंढ करके दी, फिर मैं लाहौर वापस आ गया। सही। फिर मैंने एक कुशन फैक्ट्री में काम किया। अच्छा। वहाँ पे कुशन वगैरह बनते थे। सही। कुशन फैक्ट्री में काम किया, तो वो मुझे देते थे 700 रुपीज़ पर डे। 700 रुपीज़ पर डे देते थे। सुबह 8 to 5 ड्यूटी होती थी। तो वहाँ जा कर के कुशन स्टिच करने होते थे। तो कुशन के अंदर जो रुई होती है वो डालनी होती थी, पैक करना होता था शॉपर में डाल करके। तो इस तरह से काम होता था तो वहाँ आपको लगता नहीं था कि आप बुटीक पर 18,000 ले रहे थे, थोड़ा और टाइम देते तो आपकी तनख्वाह वहाँ बढ़ती, तो आप वापस आ जाते इस सिनेरियो में और फिर आपकी तनख्वाह शायद पिछली स्टेज से कम हो जाती है? तो उसकी वजह आपको एजुकेशन लग रही थी या आपका उस सिस्टम से निकल के गाँव जाने पे आप ब्लेम डालते हैं? एक्चुअली एक तो मुझे एजुकेशन लग रही थी। अगर मैं वहाँ रहता तो डेफ़िनेटली मैं ये देखता कि मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, और मैं लोगों की तरह ये सोचता कि पढ़ाई में कोई कुछ नहीं रखा। पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, मुझे जॉब नहीं करनी यहीं जॉब करनी चाहिए, और मैं यहाँ पर जॉब करके एक अच्छी तनख्वाह ले सकता हूँ, और इस तरह से। और शायद मैं पढ़ाई से दूर हट जाता, सही है। जो कि कल के लिए, आने वाले फ्यूचर्स के लिए मेरे लिए अच्छा ना होता, या ऐसा कह लूँ कि मेरे बच्चों के लिए अच्छा ना होता कि मैं उनकी तालीम पे तवज्जो ना दे पाता। सही है। अच्छा, 2017 हो गया और आप कुशन फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या हुआ? सर उस कुशन फैक्ट्री में मैं काम करता रहा 5-6 महीने तक। फिर वहाँ पर ये इशू होने लग गया था कि आप लेट आते हो। लेट सर मैं इसलिए आता था क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम एक लेक्चर अटेंड करना होता था। अच्छा। एक दोस्त था मेरा, मैंने उसे कहा था, वो एक प्राइवेट इसमें इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। अच्छा। तो मैंने उससे कहा था कि मुझे थोड़ा सा गाइड कर दिया करो। तो वो मुझे थोड़ा सा इंग्लिश के हवाले से गाइड कर देता था, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक के बाद इंग्लिश और टफ से टफ होती जाती है। तो इस वजह से वो मुझे इंग्लिश में थोड़ी सी नॉलेज दे देता था। मैं फिर लेट जाता था ऑफिस जॉब पे। तो उन्होंने ये इशू करके मुझे वहाँ से जॉब से रिज़ाइन करने को कहा, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी वहाँ से। फिर मैकडॉनल्ड्स में चला गया था। अच्छा, सही। फिर मैकडॉनल्ड में कितना अर्सा काम किया आपने? मैकडॉनल्ड्स में 6-7 महीने जॉब की है। वहाँ पर ये इशू था। वहाँ पे जॉब अच्छी थी, टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। टाइमिंग ये थी, हम शाम को 9 बजे जाते थे और रात को 3 बजे वहाँ से छुट्टी होती थी। अच्छा, और सैलरी क्या मिलती थी? सैलरी सर वहाँ पे 12,000 मिलती थी। अच्छा, आपकी मैट्रिक की वजह से मिलती थी शायद? जी, मैट्रिक की वजह से मिलती थी। और मैकडॉनल्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लड़के एफएससी बीएससी करके भी लड़के जॉब कर रहे हैं, और सबकी सैलरी सेम होती थी। अच्छा। और जो बीएससी करके नॉर्मल वेटर्स वगैरह थे उनकी 10,000 सैलरी थी। मुझे 12,000 इसलिए देते थे कि मैं कैशियर था वहाँ पर। तो फिर मैकडॉनल्ड में कितना अर्सा काम किया आपने? सर मैकडॉनल्ड में 7 मंथ। और वहाँ से छोड़ने की क्या वजह बनी? ये वजह बनी कि मैं कहीं पे पेइंग गेस्ट रहता था। अच्छा। तो उनको ये इशू होता था कि आप रात को बहुत लेट आते हो, जो कि मेरी जॉब टाइमिंग थी, तो मैं कहीं और रह भी नहीं सकता था। तो मैंने जो हमारे मैनेजर से, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर मुझे ऐसे लेट में जाना होता है तो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप ये कर दें कि अगर मेरी डे शिफ्ट में कर दें। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के नखरे नहीं ख़त्म होते,
आप यहाँ से जा सकते हो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने काम अपनी मर्ज़ी से करवाना है। आप जानते हैं जैसे होता है एक मैनेजर्स का बिहेवियर अपने से नीचे वाले एम्प्लॉयज़ के साथ। तो उन्होंने कहा आप यहाँ से जा सकते हो, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2-3 बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं, सेम यही रवैया रखा है, रूड बिहेवियर रखा। तो उन्होंने मुझे निकल जाने का कहा। तो उस टाइम ये हुआ कि गुस्से में मैंने उन्हें कहा ठीक है मेरा आप हिसाब कर दें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं कहीं और जाके काम कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जाओ निकल जाओ यहाँ से। तो सर मैं ऐसे खड़ा था काउंटर पे, तो एलसीडी रखी होती है सामने, मैंने उसको हिट किया, एलसीडी नीचे जाके गिरी। तो मैंने उसको कॉलर पकड़ के कहा कि मैं तुम्हें बाहर लेकर के जाऊँगा और तुमसे पैसे अपने निकलवा लूँगा। तो एक आम आदमी को बहुत टॉर्चर किया जाता है, चाहे वो मैट्रिक उसने की हो या इंटर किया हो या ग्रेजुएशन किया हो। आप प्राइवेट जॉब कहीं भी करते हैं तो आपके ऊपर जो बॉसेस होते हैं या आपका ऑनर्स होते हैं या आपके मैनेजर सुपरवाइजर्स जो भी होते हैं, उनका ये होता है कि अपने से नीचे जो बंदा है उसको दबा करके रखो और उससे ही सारे काम ले लिए जाएँ। सही। फिर आपकी रिकवरी हुई वहाँ से? रिकवरी हो गई थी। अच्छा अच्छा, उसी दिन हो गई या उसके बाद नहीं, फिर चक्कर लगा? मैंने उनसे जो बड़े हमारे ब्रांच मैनेजर थे उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा था हम आपको जायज़ कैश कर देंगे। तो उन्होंने जायज़ कैश कर दिया था। चलो ज़बरदस्त हो गया। तो वह मैकडॉनल्ड में कितना अरसा बना आपका टोटल? 6-7 मंथ बस। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सर मैंने वहाँ से मैकडॉनल्ड से क्विट कर दिया। फिर एक दोस्त के पास मैं जॉब पे चला गया। एक दोस्त था, उसने ऐसे छोटी सी शॉप बनाई हुई थी टॉयज़ वगैरह की। तो वहाँ पे एज अ सेल्समैन चला गया। तो उसने मुझे कहा मैं आपको 20,000 दूंगा। ज़बरदस्त। ये है कि आप मेरी पूरी शॉप संभालोगे, आप सारा काम आप खुद देखोगे, तो मार्केट से परचेजिंग वगैरह भी आप खुद करोगे। उसके पास चला गया, मैं वहाँ काम करता था तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसकी जो टाइमिंग होती थी शॉप की वो ये होती थी कि हमने सुबह 8 बजे आना है और 12-1 बजे तक बैठे रहना है। तो वहाँ एक बाउंडिंग होती थी, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे क्योंकि एक तो सारा बंडल था, ऊपर से स्टडी नहीं कर पाते थे। तो मुझे ये लगता था कि मैं यहीं लटक जाऊँगा। दोस्त से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे ना कोई ऐसा काम करना है जिस पे मुझे कोई बाउंडिंग ना हो, सही। कोई बाउंड्री ना हो। मैं आज़ाद हूँ, मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे जो करना हो उसमें फ्रीडम होना चाहिए। तो मैंने एक दोस्त को कहा, वो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में काम करता था, स्टिचिंग करता था शर्ट्स वगैरह पैंट्स वगैरह। मैंने उसे कहा यार आप मुझे काम सिखा दो, तो ये है कि मैं कुछ अच्छा कर लूँगा। तो उसने मुझे 3 महीने लगातार, मतलब उसने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो उसने मुझे काम सिखाया स्टिचिंग का। स्टिचिंग का काम ये लेडीज़ जेंट्स सूट्स वगैरह शर्ट्स पैंट्स में ये स्टिच कर लेता हूँ। तो ये जो आप जो नौकरी करते सेल्समैन की, उसके साथ किया या नहीं उसको सर, छोड़? वो छोड़ दिया था, वो मैंने क्विट कर दिया था। तो फिर ये 3 महीने कैसे गुजरे? मैंने घर वालों से बात की थी और हमारे जो गांव में शॉप्स वगैरह थे उनसे बात की थी कि मैं आपको ऐसा ऐसा ये पे करके दे दूंगा। आप जैसे होता है कि मिन्नतदारी की उनकी कि आप मेरे साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो उनमें से कुछ अच्छे पर्सन थे जो मान गए थे कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़। तो उस टाइम फ़ोन वगैरह था एक मेरे पास, मैंने लिया था 12-1 हज़ार रुपये का, वो सेल किया, वो घर वालों को दिया कि जितने दिन चलता है ये आप चलाएँ फिर देखेंगे। तो इसमें ये था कि 3 मंथ्स मुझे लगे वो स्टिचिंग का काम सीखने में। तो हमारे जो मैं मिडल तक मुझे याद है कि मैं अपने स्कूल में एक अच्छा लड़का था स्टडी के हवाले से। तो मुझे kभी टीचर्स ने ना मारा था ना वो स्कूल में कहते हैं ना कि मुर्गा बन जाओ, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे जो दोस्त था, हालांकि कज़न था, तो उसने मुझे एक बार कहा कि आप मुर्गा बन जाओ, आपने काम अच्छा नहीं किया। तो मुझे हंसी भी आई, उस दिन रोना भी आया कि हालात इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। कि मैंने कभी स्कूल में ना मार खाई है ना कभी टीचर ने मुझे ये कहा है, और मैं एक ऐसे बंदे के पास जो मेरा हम एज है। तो उसने मुझे कहा कि मुर्गा बन जाओ, तो जाहिर सी बात है उस टाइम वो मेरा उस्ताद था, तो मुर्गा बनना पड़ा, मुर्गा भी बना मैं। अच्छा, अब इतने साल गुजर गए हैं, मुख्तलिफ़ तरह की नौकरियां कर रहे हैं, क्या अंदर से एहसास हो रहा है कि मैं जहां जा रहा हूं सही डायरेक्शन पे हूं, या ज़िंदगी बेहतर हो रही है इस काम के बाद? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, क्योंकि मैंने शुरू से यही सोचा था कि पढ़ते हैं लिखते हैं, एक अच्छी डिग्री होती है, एक अच्छी नौकरी होती है, एक अच्छा लाइफस्टाइल होता है। तो वैसा तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ये था कि घर वालों के हालात कुछ बेहतर होते जा रहे थे। थोड़ा सा जहनी सुकून होता था कि घर वालों के हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हार्टली बंदा जैसे डिप्रेस होता है कि काफ़ी चीज़ों से बंदा दूर भी होता जा रहा है। मैं ये देख लें कि सर खेलने की एज में या पढ़ने की एज में मैं एक फ़ैमिली चला रहा था, एक फ़ैमिली रन कर रहा था। तो मैं ये देखता था कि यार चलो मैं नहीं पढ़ सका तो मेरे छोटे भाई हैं सिस्टर्स हैं तो वो पढ़ जाएं।
लेकिन घर जितना मैं कमा रहा था उसमें ये हो सकता था या घर चल सकता था या उनकी पढ़ाई पूरी हो सकती थी। आपके सामने चाहे बंदा गवर्नमेंट स्कूल में जाए या प्राइवेट स्कूल में जाए, तो जो नीड्स की चीज़ें होती हैं वो तो ज़रूरी हैं। पेंसिल, शार्पनर, रबर, कॉपीज़, बैग्स, ज़ाहिर सी बात है, नोटबुक्स वगैरह। तो इस वजह से उनकी भी स्टडी में काफ़ी हर्डल आई। तो मेरे बाद मेरे शायद किसी भाई ने, एक भाई ने मैट्रिक की है, उसके बाद किसी ने स्टडी भी नहीं की, छोड़ दी थी। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं वो लोग अब? तो वो जॉब्स कर रहे हैं, अभी जॉब्स कर रहे हैं वो। अच्छा। जी। अच्छा, आपने पढ़ाई को फोकस रखा हुआ था। आप कहते पढ़ाई करेंगे तो ही ज़िंदगी बदलेगी। ये सोच आपको दी किसने? सर, मुझे ना शुरू से मूवीज़ का शौक़ था, तो मुझे ये वहाँ से लगता था और मैं ये देखता था कि बाहर के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको, उनके पास गाड़ी होती है, उनके पास एक अच्छा घर होता है, तो उनकी फैमिली एक अच्छे इसमें रह रही होती है, एक एनवायरनमेंट में रह रही होती है, एक अच्छी कॉलोनी में रह रही होती है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो इस हवाले से मुझे लगता था कि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिससे बंदे का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आपने कहा कि जी एजुकेशन करनी थी, फिर आप एजुकेशन करते वो फिर आपने स्टिचिंग क्यों सीखी उस 3 महीनों में? स्टिचिंग मैंने इसलिए सीखी थी कि मैं बाउंड नहीं हो सकता था किसी काम में। मैं जो काम करता था वहाँ कोई ना कोई इशू होता था। स्टिचिंग के काम में मुझे ये था कि जिस फैक्ट्री में हम स्टिचिंग का काम सीख रहे थे, वहाँ पे वो हमें रिहाइश देते थे, रहने की जगह देते थे। तो एक मसला तो हमारा हल हो जाता था। ज़ाहिर सी बात है, जो मैंने रहने के लिए किसी को पे करना था वो मैं घर भेज रहा था। तो इस वजह से मैंने स्टिचिंग सीखी थी। तो खाने का तो आपको फिर भी करना होता होगा। ना, ज़ाहिर सी बात है, खाने का तो होता है। सही है। अच्छा, चले स्टिचिंग सीख ली, उसके बाद फिर? स्टिचिंग करता रहा फिर मैं। फिर ग्रेजुएशन का एडमिशन जा रहा था। ग्रेजुएशन का एडमिशन भेजा। ग्रेजुएशन का एडमिशन भेजने के बाद मैंने उसमें सब्जेक्ट रखे कंप्यूटर और साइकोलॉजी। अच्छा। दो, साइकोलॉजी मुझे शुरू से लगता था कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम लोगों का मेंटली समझ सकते हैं कि आपके सामने बैठा शख्स आपसे क्या चाहता है, या आपके दोस्त अहबाब आपको किस नज़रिए से देखते हैं। तो इसलिए मुझे एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था, इसलिए मैंने साइकोलॉजी रखा। और काफ़ी ये था, मेरी कोशिश थी कि मैं उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकूं। मुझे लगता था कि इसमें साइकोलॉजी में बंदा अगर पीएचडी कर ले तो उसका एक स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान में ये मुझे काफ़ी बाद में समझ में आया कि आपके पास चाहे जो भी डिग्री है, आपका स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में एक आम आदमी का, या आप ऐसे कह लो कि एक गरीब आदमी का कोई स्कोप नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता, ना उसे कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, ना कहीं अच्छा वर्क कर सकता है। और हमें शायद बचपन में से यही सिखाया जाता था कि अगर आप कहीं जॉब करते हो तो मंथ के एंड के बाद यकम को आपको सैलरी मिल जाएगी। अगर आप कहीं बिज़नेस करते हो तो वो, अगर उसमें क्राइसिस आते हैं, आपका बिज़नेस डूब जाता है, तो आपके पास बैक एंड पे कुछ नहीं है। तो हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि बंदा बिज़नेस करे या कुछ ऐसा, तो हम जॉब को ही प्रेफर करते थे। तो जहाँ 2000-2500 एक्स्ट्रा जॉब मिल जाती थी तो हम वहाँ जॉब पे चले जाते थे। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा था स्टिचिंग का, मैं वहाँ करके रुक गया। फिर वहाँ पर अब साथ साथ ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं? जी, साथ साथ ग्रेजुएशन कर अब रहा था। आपकी नौकरी लग गई, वहाँ पर पैसे दे रहे हैं वो आपको? वो ये था कि हम जितना काम करते थे वो उस चीज़ का पैसे देते थे। मतलब एक शर्ट सीने पे 100 रुपीज़ होते थे। तो इस तरह से सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक बंदा 10 से 12 शर्टें सी लेता था। तो इस तरह से वो फिर पे आउट जो करते थे वो वीकली करते थे। संडे वाले दिन छुट्टी होती थी। तो ये होता था सैटरडे नाइट को और संडे के दिन मैं अपने पेपर्स की तैयारी करता था। फिर ये कितना अरसा चला और फिर के कब क्लियर हुआ? ये ऐसे हुआ कि मेरी एक दोस्त थी, फीमेल फ्रेंड थी। हमारी फ्रेंडशिप 2012 से थी। तो बीच में हम बात नहीं करते थे एक दूसरे से, तब तक तो वो दोस्त थी। फिर उसने मुझे प्रपोज़ किया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो हमारी कास्ट की नहीं थी। तो वो कराची से बिलोंग करती थी। अच्छा, कराची वाली लाहौर आई हुई थी? कराची वाली लाहौर आई। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये बात कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पहले तो मैंने ये देखा कि हमारी फैमिली जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मैंने तो उनको कई बार ये चीज़ कही कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, आप मेरे घर वालों से बात करो। तो मैं डरता था अपने घर वालों से बात करने के लिए कि मैं और अपने, अभी तक आपकी बातों से लग रहा है कि उसने आपको प्रपोज किया और आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्या ऐसा था? ये था कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। और मैं अपने हाल जानता था।
सही। और ये भी जानता था कि मेरी फैमिली में बेसिकली लव मैरिज इसको वैल्यूएबल तो वैसे नहीं समझा जाता। उनके नज़रिए से ये क्राइम है, सही है। ये नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने घर डरते डरते बात की, तो मेरे घर में तो जैसे वह कहते हैं ना, वाह वाला शुरू हो गया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये ऐसे बात की क्यों है एक अदर कास्ट में, और वो भी इतने अमीर हैं तो हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, हम बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। सही। तो उधर से उसने अपने घर में बता दिया कि मैं शादी करूँगी तो फलान लड़का है उससे शादी करूँगी, अदरवाइज़ किसी से नहीं करूँगी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो है ही, पर आपकी जो स्टोरी चल रही थी बड़ी इमोशनल थी और हालात बड़े बुरे गुजर रहे थे। उसमें लोग तो कहते हैं जी गुर्बत में मोहब्बत नहीं हो सकती, तो ये कैसे हो गया? सर मोहब्बत बेसिकली आप इसे ऐसे कहें कि हमारी पहले फ्रेंडशिप थी, तो डेफ़िनेटली फ्रेंडशिप में बंदे के पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए। तो मैं उन्हें बताता था कि मेरे हालात ऐसे जा रहे हैं, तो मैंने स्टडी करनी है पर हो नहीं सकता। तो इस तरह से तो जब इतना ज़्यादा डिफरेंस था तो आपकी मुलाकात कैसे और कहाँ पर हुई? हमारी मुलाकात बेसिकली 1 या 2 बार हुई है, क्योंकि वो कराची रहती थी और मैं लाहौर में जॉब करता था। तो फर्स्ट टाइम हम मिले इस तरह थे कि वो बीमार थी काफ़ी और एक हॉस्पिटल में थी, तो मैं कोइंसिडेंटली उस हॉस्पिटल में गया हुआ था। तो मैंने उनकी हालत देखी, उनकी एक हालत काफ़ी नागवार थी, काफ़ी उनको मतलब तबीयत जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ख़राब होना, और जैसे नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होता है और बंदा अपने सेंसेस में नहीं होता, तो ये था। तो मैंने उनके ना शीट होती है जो डॉक्टर शीट देते हैं, उस पर एक नंबर लिखा हुआ था, वो नंबर देख लिया था। तो मैंने उस नंबर पे कॉल की, तो 1-2 बार तो उनकी मम्मा ने उठाई कॉल, तो मुझे आवाज़ से लगा कि कोई और है, मैंने कॉल कट कर दी। फिर कॉल की तो एक बार उन्होंने उठाई। ये 2012 की बात बता रहे हैं आप? तो ये 13 की बात है ये। ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा मैंने आपको देखा था हॉस्पिटल में, तो ऐसे ऐसे आपकी तबीयत ख़राब थी, आप मुझे बताएंगे क्या मसला। उन्होंने बात ही सुनते ही कॉल काट दी। सारी बात। तो मैं 3-4 बार ऐसे कंटिन्यूसली उन्हें कॉल करता रहा, 3-4 दिन कॉल करता रहा, फिर कॉल करनी छोड़ दी, फिर 1-2 बार फिर ऐसे ट्राई किया, तब जा कर के उन्होंने कहा कि आपका मसला क्या है। फिर मैंने कहा, पूछा उनसे कि आप जस्ट मुझे इतना बता दें, आपके हालात मुझे सही नहीं लग रहे थे, आपके हाल ठीक नहीं लग रहे थे, आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ, बस मुझे को फील ऐसा हुआ है आपसे। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा हमारा फैमिली प्रॉब्लम चल रही हैं, इस वजह से मेरी तबीयत ऐसी थी, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन था, तो ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है जो मैं आपको बताने में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ से बात शुरू हो गई आपकी ये दोबारा? कह करके उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी। सही। फिर मैं उन्हें डे नाइट गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज Very करता good. रहता था। फिर ये है कि उन्होंने 1-2 बार पूछा कि आप क्या चाहते हो। मैंने कहा कुछ नहीं, आप मुझसे फ्रेंडशिप कर लें, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे आप अच्छी लगी थी। तो इस तरह से फिर हमारी बात शुरू हुई। हमारी बात ये नहीं कि रेगुलर होती थी, ये होता था कि 15 दिन में 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, तो बस इससे ज़्यादा नहीं होती थी। बीच में 2-3 महीने के लिए हमारी बात ख़त्म हो जाती थी। और 2016 में जब मैं आर्मी में चला गया था तो बिल्कुल ही बात ख़त्म हो गई थी हमारी। सही है। तो तो एक इस साल के लिए। 2013 से लेकर 18 तक वो कराची में रहे और आप जी, लाहौर में, और जी इस तरह बिल्कुल। फ़ोन पे ही जो है बातचीत जी होती बिल्कुल रही। ऐसी बात चले, है। अब फिर आज फिर क्या हुआ 2000 जब आप जो है वो ये काम कर रहे थे सारा? तो जब उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था शादी के लिए, तब भी हम नहीं मिले थे एक दूसरे से। फिर उन्होंने अपने घर में बात की, उसके अब्बू ने मुझे बुलाया, उसने कहा ये बात है, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं कर सकते, आप अपना बैकग्राउंड देखें और हमारा स्टेटस देखें, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस रखता है, तो आप खुद बताएं कि ये चीज़ काबिल कबूल है। तो मैंने उन्हें कहा था कि काबिल कबूल नहीं है, लेकिन आप अपनी बेटी की खुशी देख लें। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप हमारे यहाँ मेहमान हो इस टाइम, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल देता और तुम्हें बताता कि आप कैसे बात कर रहे हो। हमारे यहाँ बेटियों की खुशियाँ नहीं देखी जाती, हम ये देखते हैं कि हमारी बेटी की शादी सेम कास्ट में हो, तो हम अपनी बेटी की शादी सेम कास्ट में कर देंगे, वरना मैं उसे मार दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। वेरी गुड। तो मैं घर आया था, काफ़ी डिप्रेस था। तो मेरे अब्बू ने मुझसे पूछा क्या बात है, क्यों डिप्रेस्ड रहते हो, तुम काम पे भी नहीं जा रहे, तुम्हें पता है हमें प्रॉब्लम हो रही हैं काफ़ी। फिर मैंने उनको बताया, मैंने उन्हें काफ़ी फ़ोर्स किया, काफ़ी धमकियाँ भी दी, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं कुछ कर लूँगा अपने साथ। तो इस तरह से फिर उन्होंने उनसे बात की कि भाई ठीक है हमारे हालात ठीक नहीं हैं इस टाइम, लेकिन आप ये देखें कि मेरा बेटा सिंसियर है आपकी बेटी के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बेटा मेहनती है, एजुकेटेड भी है,
मेरी एजुकेशन मुझे लग रहा था कि अब मेरे कुछ काम आ जाएगी। अब यानी कि आपके घर वाले तैयार हो गए, अब दूसरी फैमिली को वो तैयार कर रहे हैं। दूसरी फैमिली को तैयार कर रहे थे। मेरे अब्बू तैयार हुए थे, अम्मी नहीं बेसिकली तैयार हुई थी। तो मेरी अम्मी चाहती थी मेरे मामू की बेटी के साथ मेरी शादी हो जाए, जो कि आज आप जानते हैं कि हर माँ की ख्वाहिश होती है मेरी बहन खाला की बेटी के साथ हो जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो सर फिर मेरे अब्बू ने उनसे बात की एक दो बार, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। तो जाहिर सी बात है, एक दो बार इनकार किया तो मेरे अब्बू गुस्से में आ गए कि भाई ये मानता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहना छोड़ दिया और मुझे भी कहा कि इस रास्ते से हट जाओ। तो वहाँ सेम सिचुएशन थी कि मैं शादी करूँगी तो वहीं करूँगी वरना नहीं करूँगी। तो 2020 में अभी मेरा फर्स्ट टर्म था ग्रेजुएशन का। तो उन्होंने कहा, जो मेरी दोस्त थी अपने घर में, कि मैं शादी करूँगी इससे करूँगी और किसी से नहीं करूँगी। उसके लिए डेफिनेटली 2-3 रिश्ते आए, कज़न्स के आए, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो उसके अब्बू ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी आ करके आप शादी करो, आपके ख़ानदान में से कोई नहीं आएगा, आप शादी करो और इसे ले जाओ, वरना हम इसके साथ कुछ कर देंगे और ये ना हो या तुम्हारे साथ कुछ कर दें। तो इस तरह से मैं गया वहाँ कराची। तो फर्स्ट टाइम तो उन्होंने मुझे बहुत रूड बिहेवियर दिखाया था, सेकंड टाइम उससे भी ज़्यादा रूड बिहेवियर दिखाया। और मुझे तो यूँ लग रहा था जितना मैं ट्रैवल कर रहा था कि मुझे वहाँ जा कर के मेरे साथ कुछ कर न दें। मैंने घर में किसी को नहीं बताया था, अपनी मर्जी से गए थे कि उन्होंने अपनी बुलाया मर्ज़ी था? से गया था। अच्छा। तो मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने कॉल की, मैंने कहा जी मैं यहाँ स्टेशन पे आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी कोर्ट मैरिज करा देंगे। तो लाहौर कराची हाई कोर्ट में हमारी मैरिज हुई। अच्छा। मैरिज का हुई इस तरह से कि बस साइन हमने किए, उन्होंने मुझसे शर्तें भी लिखवाई। हाँ, उन्होंने शर्तें अपनी पूरी लिखवाई कि तुम इसे छोड़ोगे नहीं, और उसे काफ़ी रास्ते में डराते आए कि ये देखना तुम्हें जा करके, ये छोटे लोग होते हैं, छोड़ देंगे तुम्हें, तुम्हें बेच देंगे, तुम्हारे साथ बुरा सलूक करेंगे वगैरह वगैरह, तुम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी, तुम वापस हमारे घर को नहीं आना, और आज तुम हमारे लिए मर गई हो। आप जानते हैं इस तरह से होता है। तो इसलिए उनके दिल में यही था कि शायद वो एक अच्छा लड़का है और उसको अगर ख़याल है अपनी फैमिली की तो मेरा भी अच्छा ख्याल रखेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जेब आपको पता है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। खैर हम वहाँ पहुँच के हमारी मैरिज हो गई। अब हम रजिस्ट्रार के ऑफिस से बाहर आए तो उन्होंने इतना तक नहीं कहा कि आप हमारे घर चलो, अब तो शादी हो गई है। उन्होंने कहा ये लें आप इसका सामान। अच्छा। एक बैग था, उसमें कपड़े थे, ये इसका सामान है, या उसकी डिग्रियां थी। उन्होंने उस वक्त बीबीए ऑनर्स किया हुआ था। अच्छा, ज़बरदस्त। जी। और मैंने आपको बताया कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो वो जहाँ जॉब भी करती थी, मतलब वो ओपन माइंडेड और इंडिपेंडेंट लड़की थी। तो वो जहाँ जॉब करती थी वो वहाँ पे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी। ज़बरदस्त। जी। तो उनकी बैग में डिग्रियां थी उनकी, या उसके साथ कपड़े थे। तो हम वहाँ से चले, हम लाहौर आ गए। अब यहाँ पे मैंने किसी को नहीं बताया हुआ था। अच्छा। जी। जहाँ मैं रह रहा था एक फैक्ट्री में, उसके पास ही मैंने एक घर ले लिया छोटा सा। तो हर बार ये होता था कि अब घर का रेंट कहाँ से देंगे, अब कहाँ से लाएंगे, सेविंग कहाँ से लाएंगे। तो फर्स्ट टाइम तो हमने ये किया कि एक फ़ोन लिया था इंस्टॉलमेंट पे। 3,000 पे इंस्टॉलमेंट थी उसकी, और फ़ोन था 30,000 का। अच्छा। जी। तो इंस्टॉलमेंट में मुझे पड़ा 42,000 का, 42,000 का। वो हमने सेल किया 25,000 का। अच्छा। तो उससे घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती, जैसे बर्तन वगैरह, तो आयरन इस्त्री हो गई। ये आइडिया आपको किसने दिया कि ऐसे फ़ोन बेच के जो है पैसों का बंदोबस्त हो सर जाएगा? ये होता है कि जब आप चारों तरफ से फंस जाते हैं तो आइडियाज़ आ जाते हैं। सही है। तो जाहिर सी बात है, हमें ये था कि हमें और कोई ख़जाना तो मिलने वाला नहीं है, तो जो चीज़ है उसी में सर्वाइव करना चाहिए। तो उस तरह से सर ये हमने घर की चीज़ें थोड़ी सी बनाई। तो 3 महीने तक तो मैंने घर से छुपा के रखा कि मैंने शादी की हुई है। फिर मेरे कज़न्स लाहौर में रहते थे, एक दो बार उन्होंने मुझे आते जाते देखा कि ये कहाँ जाता है, तो उन्होंने मेरा पीछा किया, उनको पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ। ज़बरदस्त। फिर मेरे घर में पता चल गई ये बात कि मैं शादीशुदा हूँ, और मेरी अम्मी ये सुनते ही बेहोश हो गई। और अब्बू ने मुझे कॉल की, काफ़ी गालियाँ दी कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने हमारी इज़्ज़त बर्बाद कर दी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, और इस तरह से। फिर मेरी अम्मी ने भी मुझे काफ़ी आप कह सकते हैं कि गालियाँ वगैरह दी, और ये कहा कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं आना। तो मेरे अब्बू ने उन्हें कहा कि अब बेटा है, शादी कर लिया उसने, ठीक है, हम उसको छोड़ते नहीं सकते किसी हाल में भी, और ये भी नहीं कह सकते अब पता नहीं इसने किस हाल में शादी की है।
इसको घर बुलाते हैं, इसको बिठाते हैं, इससे पूछते हैं कि क्या बात है। तो मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे। मैं घर गया डरते डरते। तो घर गया, जा कर के अपने अब्बू के पाँव पे हाथ रख के माफ़ी मांगी, अम्मी को मिला, उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने गलती की है, आपको बताया नहीं है। शादी कर ली। मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही ऑप्शन था। इस वजह से मैंने शादी कर ली। तो आप जानते हैं कि मैं इनको छोड़ छोड़ नहीं सकता था, इनको चीट नहीं कर सकता था। आप चीट नहीं कर सकता था, इस वजह से शादी कर ली। मैं यहाँ आ गया हूँ। तो अब्बू ने कहा किस हाल में शादी की थी, क्यों शादी की थी। फिर उनको बताया कि इसके अब्बू ने ये शर्त रखी थी, अगर तुमने शादी करनी है तो तुम आओ, इस दिन को आ जाओ, हम तुम्हारी शादी करके तुम्हें भेज देंगे। उसके बाद हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, इससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, और तुम यहाँ से चले जाना। सही। वो सारी कहानी आपने बता दी। अच्छा, अब ये स्टोरी जो है ना, जॉब से निकल के आपकी शादी की तरफ आ गई, फिर आपने शादी की, फिर वो महीने गुजारे, फिर इसमें मोबाइल भी बेचा। अब पहले एक घर चलाना मुश्किल होता था, अब आपके 2 घर हो गए। तो फिर इस दौरान जॉब चल रही थी या आप ये घर वालों के मसले ही देख रहे थे? सर ये था कि उन दिनों फिर जॉब मुझे क्विट करनी पड़ी। मैं गाँव चला गया था, तो जाहिर सी बात है वहाँ तो कोई जॉब नहीं कर पा रहा था मैं। तो तब हालात हमारे बहुत ज़्यादा बदतर हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गए थे। ये कह लें कि आप हमारे पास खाने के लिए भी नहीं होता था कुछ। तो सर आप ये समझ लें कि 2 वक्त खाने की रोटी नहीं होती थी। तो मुझे लगता था कि मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर ली है। मुझे एक टाइम तो ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार, एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती हुई लड़की, उसको मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। फिर मुझे अपनी फैमिली से डर लगता था। ज़ाहिर सी बात है, मेरे घर में कुछ नहीं है, तो वो ना मुझे छोड़ कर के चली जाए, और अगर छोड़ कर के चली जाएगी तो उससे भी बड़ी बदनामी वाली बात है, बेइज़्ज़ती वाली बात है। तो बहुत सारे सर वहाँ पर मैंने फिर 3-4 दिन एक फाउंडेशन थी, वहाँ जॉब करता रहा। मतलब 3-4 दिन ही जाता था। वो मुझे शाम को पैसे देते थे, 250-300 जो बचत होती थी उनकी, वो देते थे। वो मैं घर लेकर के आता था। तो कभी वो आटा सिर्फ ले आता था, कभी बाहर से ही खाना कुछ ले आता था। तो इस तरह करके अब आप अपने बेगम समेत गाँव आ गए हैं। बेगम समेत गाँव आ गया सही था। है। तो उस वक्त फिर मेरे जो छोटे भाई थे, वो किसी ना किसी जॉब पर लग गया। मतलब कोई कबाड़ वाले की शॉप पे लग गया, कोई मतलब गोल्ड स्मिथ की शॉप के पास जा कर के बच्चे जैसे खड़े होते हैं ऐसे खड़ा हो गया, कोई परचून की दुकान पे खड़ा हो गया। तो इस तरह से 100-200 250 इस तरह कर करके वो लेकर के आते थे, और हमारा घर चला कुछ दिन। फिर उसके बाद मैं लाहौर चला गया। मुझे ये था कि मैं लाहौर जाऊंगा तो मेरा कुछ बेहतर हो जाएगा। मैंने अपनी वाइफ को कहा, आप कुछ दिन यहीं रहें, अगर मेरे हालात वहाँ जा कर के कुछ बेहतर होंगे तो मैं आपको बुलाऊंगा, फिर आप वहाँ आ जाइएगा, या आपके लिए कोई जॉब ढूंढ लूँगा। मैंने उनको मेंटली प्रिपेयर किया कि आप कुछ टाइम मेरा साथ दें, आप जॉब करें, क्योंकि आपके पास एक अच्छी डिग्री है। तो जैसे ही हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, बेशक आप जॉब क्विट कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनको वहाँ छोड़ करके फिर मैं लाहौर चला गया। वहाँ जा कर के उस स्टिचिंग के काम पे मैं लग गया। तो ये था कि वहाँ जितनी भी मेहनत कर लें आप, तो वहाँ आपको 6-7 हज़ार रुपये पर वीक से ज़्यादा नहीं बन पाता था, जो कि एक फैमिली बहुत मुश्किल से उसमें सर्वाइव करती है। उसमें मुझे ये था कि वहाँ पे मैंने अपना खाना पीना भी देखना होता था। तो और बाकी जो बचते थे वो मैं घर, तो बंदा जैसे पेट काट काट करके गुजारा करता है, तो वो वाला आलम हो गया था। मेरे घर वालों ने मुझे वापस बुलाया। उन्होंने कहा आप घर आ जाओ, आपसे वहाँ कुछ भी नहीं होना, आपने जो करना है यहाँ जॉब कर लो, आप यहीं कोई जॉब कर लो। उसमें ये है कि हम ऐसे जैसे सरवाइव कर रहे हैं कर लेंगे, आपने अगर जॉब भी ढूंढनी है तो आप यहीं जॉब ढूंढ लो। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मैं एग्ज़ाम्स दे करके आऊँगा उन दिनों। तो एग्ज़ाम्स ये था कि कोरोना आ गया था, तो कोरोना की वजह से एग्ज़ाम्स हमारे ड्रॉप हो गए। तो मैं वापस गाँव आ गया था इस वजह से। फिर कोरोना में लॉकडाउन लग गया, वैसे हम लाहौर नहीं जा सकते थे। तो वो टाइम हमारा बहुत टफ गुजरा। फिर हम ये होता था कि जो कोरोना में वो रजिस्ट्रेशन के तहत खाना मिलता था, जो आटा वगैरह मिलता था, उन सारी चीज़ों पे गुजारा करना। जो 3 मंथ के बाद 12,000 मिलते थे, वो हो गया। क्योंकि कोरोना के टाइम ये हो गया था सर कि कहीं भी कोई जॉब देने के लिए राज़ी ही नहीं था। कोई प्राइवेट जॉब देने के लिए भी कोई 200 रुपये भी रखने पे भी राज़ी नहीं था। वो हालात ऐसे हो गए थे ना, किसी बिजनेस का नहीं पता था जी, चलेगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल चलेगा। ऐसी बात है। तो उस दौरान तो वैसे हमारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं थी, चाहे हमने इंटर किया होता या मैट्रिक किया होता या मेरी वाइफ ने बीबीए किया हुआ था। तो
फिर ग्रेजुएशन की तरफ गए आप? सर अभी तो लॉकडाउन था, तो ग्रेजुएशन की तरफ तो मेरी तवज्जो नहीं थी, और ऊपर से शादी हो गई थी, तो मेरा स्टडी से फोकस थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, तो फैमिली की तरफ आने लग गया था। फिर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो मुझे घर वालों ने कहा कि अब आपको ज़्यादातर यहीं रहना चाहिए और इनको तवज्जो देनी चाहिए, तुम आसपास कहीं जॉब ढूंढ लो। तो आसपास हमारे गांव हैं सारे, तो सर वहाँ तो बहुत मुश्किल से, वहाँ पे सारे होते हैं दुकानदार, उन्होंने अपनी दुकानें चलानी हैं, या दिहाड़ीदार। तो दिहाड़ीदार का ये होता है कि कभी काम था कभी नहीं था, तो ऐसे एक दिन होता था तो 3 दिन नहीं होता था, एक दिन होता था तो 4 दिन नहीं होता था। तो मैंने सोचा मुल्तान की तरफ, मेरे घर वालों ने कहा कि आप मुल्तान चले जाओ। मुल्तान ये है कि घर के पास है, मतलब हमारे मुल्तान से हमारे घर का 3 घंटे का डिस्टेंस है। 120 किलोमीटर तकरीबन बनता है। तो आप ये है कि 3 घंटे में आ तो जाओगे, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आ जाओगे। तो मैंने यहाँ मुल्तान आकर के एक दोस्त के पास रहा, उसके हॉस्टल में। तो काफ़ी जगहों पे अप्लाईज़ की, तो हर जगह पर उनकी सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती थी वो ये होती थी कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है तो हम आपको हायर कर लेंगे। तो मुल्तान में तो सिर्फ मेरा वो एक दोस्त था जो मुझे जानता था, और तो कोई जानता नहीं था, और वो खुद स्टडी कर रहा था उस टाइम, तो कहीं भी जॉब नहीं मिल पाती थी। फिर हमारे साथ एक मार्की थी, वहाँ पे मैंने उसके मैनेजर से मिला, उसे कहा कि यार मुझे जॉब पे रखवा लें, बेशक डिश वॉशर रख लें, किसी भी वर्क के लिए रख लें। उन्होंने कहा जी हमारी मार्की में लड़के पूरे हैं। मार्की वाला जो दोस्त था मेरा, उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक रेस्टोरेंट भेज देता हूँ, आप वहाँ जा कर के एक मैनेजर है उससे जा कर के मिलें, तो वो आपको किसी न किसी चीज़ के लिए हायर कर लेगा। सही। तो मैं वहाँ गया, उनसे मिला। तो मैं मुल्तान था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने कहा मैं कितने बजे तक आ जाऊँ, उसने कहा 4 बजे तक आ जाइएगा। तो मैं 2 बजे वहाँ से पैदल चल पड़ा। अच्छा। मैं रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते पहुँच गया। वहाँ जा कर के मैंने उस मैनेजर से मिला, उससे मैंने कहा सर मुझे जॉब चाहिए, ये मेरी डिग्री है। उन्होंने कहा हमारे इसमें फ़ील्ड में डिग्री की ज़रूरत तो नहीं होती, बाकी यह है एक्सपीरियंस आपको क्या क्या है। मैंने उनको बताया कि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं जॉब में। तो उन्होंने कहा रेस्टोरेंट फील्ड में है। मैंने कहा नहीं, रेस्टोरेंट फील्ड में नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने मैकडॉनल्ड्स में जॉब की है, तो मैकडॉनल्ड्स का एक प्रोसीजर अलग होता है इनसे, बाकी अदर यहाँ के रेस्टोरेंट है। तो मुझे यहाँ के रेस्टोरेंट का कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि आप मुझे वर्क समझाएंगे तो मैं जल्दी पिक कर लूँगा। सही। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको 10,000 देंगे, और बाकी ये हमारे यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह होते हैं, जिसे हम टिप कहते हैं, टिप वगैरह जो बनेगी हम आपको रात को दे देंगे। तो मैंने कहा सर जॉब टाइमिंग क्या होगी? उन्होंने कहा 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। तो उस टाइम मेरे माइंड में ये था कि अगर 4 बजे से 12 बजे तक मैं यहाँ जॉब करूँगा और ये मुझे 10,000 देंगे, और मेरे टिप 5-6 हज़ार भी बन जाए तो 15-16 हज़ार हो जाएगा। तो उसमें मैंने खाना पीना भी है, रिहाइश के लिए भी मुझे डेफ़िनेटली मैं अपने दोस्त के पास तो रह नहीं सकता हर वक्त, तो मुझे कुछ देखना पड़ेगा। तो मैंने उनसे बात की, रिक्वेस्ट की कि सर मुझे अगर आप कहीं रहने के लिए कोई जगह दे दें। तो उन्होंने कहा हमारे क्वार्टर्स हैं, हम वहाँ पे जो लड़के रहते हैं आप उनके साथ एडजस्ट करा देंगे आपको। तो ये है कि हम 2 टाइम का खाना भी देते हैं, दोपहर का और रात का। रात को तो आप ऐसे ड्यूटी पे होते हैं, तो दोपहर का खाना बनता है स्टाफ के लिए, आप वहाँ करके खाना खा लीजिएगा। तो मैंने घर में बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे जॉब मिल गई है, और ये बात है, इस तरह की जॉब है, ये सैलरी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ ना करने से बेहतर है कि तुम कुछ कर लो। मैं जॉब पे अगले दिन चला गया। अगले दिन जॉब पे गया, वहाँ जा कर के वहाँ का माहौल देखा, तो ये था कि मैं फ़र्स्ट टाइम रायता पैक कर रहा था शॉपर में, और मैं ये सोच रहा था यार मैं लाहौर में जॉब करता था, तो मैं अगर स्टिचिंग डिपार्टमेंट भी अपने काम करता रहता तो वो अच्छा था। तो मैं यहाँ से छोड़ कर के जाता हूँ लाहौर ही जा कर के कोई जॉब ढूंढता हूँ। मुझे मुल्तान में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। वो एक दिन मेरा ऐसे गुजर रहा था जैसे क़यामत का मंदिर गुजर रहा होता है। मैंने रायता पैक करते एक बार सोचा कि यहाँ से छोड़ करके चला जाता हूँ, और मैं, आप ये यकीन माने कि छोड़ करके चला गया था। कुछ दूर जा कर के मैंने सोचा यार मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं कहीं और जॉब कर पाऊँ, और घर के हालात भी ऐसे नहीं हैं, और मैंने अपने घर में एक ऐसा शख्स ला करके बैठा दिया है कि जिसको मैं प्रॉपर 2 टाइम का खाना भी नहीं दे पा रहा। तो कहीं और जा कर के ख्वार होने से बेहतर है अभी जो मिल रहा है इस पर सब्र शुक्र कर लें। फिर मैं वापस आ गया। आ कर के काम पे खड़ा हो गया, तो वो जो बाकी लड़के देख रहे थे मुझे जाता हुआ, वो हंसने लग गए।
तो लोग लड़कों ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आए हो, किसने भेजा? मैंने उनको बताया कि एक दोस्त था, उसने ऐसे ऐसे उसके थ्रू आ गया मैं यहाँ पे। तो मैं एजुकेटेड हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने जब उनको बताया ना कि ग्रेजुएट तो नहीं था उस टाइम, मेरा भी एक सेमेस्टर के पेपर रहते थे। तो मैंने उनको कहा कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, तो वो सारे हंसने लग गए कि तुमने पढ़ करके क्या किया है। तो उस टाइम जो जिनके पास एक्सपीरियंस है लड़के, वो मुझसे काफ़ी अच्छा कमा रहे थे रेस्टोरेंट में। तो तुमने पढ़ के क्या किया है? वही बात जो मैं मैट्रिक में सुन रहा था, वो मुझे ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मुझे वही सुनने को मिली कि तुमने क्या कर लिया पढ़ करके। और एक टाइम पे तो मैं खुद भी यही सोच रहा था, यार मैंने पढ़ करके क्या कर लिया है, कुछ भी नहीं किया। और यही बात मुझे शुरू से कहते थे। और अगर इससे बेहतर था कि मैं अपने काम पे फोकस रखता, तो मैं शायद आज कुछ ना कुछ तो बेहतर, अब और कुछ नहीं तो अपने घर के हालात बेहतर कर चुका होता। तो सर वहाँ कंटिन्यूसली जॉब करता रहा। डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो 3-4 महीने मैंने जॉब की। उसके बाद उनकी डिलीवरी का टाइम आ गया। तो मैंने अपने जो मेरे बॉस थे उनसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मेरी वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है, उनकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक है, तो आप मुझे 10 से 15 हज़ार दे दें। मेरे पास श्योरिटी के लिए रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, मेरी डिग्री है, तो आप वो रख लें। वो एक अच्छे इंसान थे, यही बात है, काइंड पर्सन। उन्होंने मुझे कहा ठीक है, आप मुझे अश्योरिटी ना दें, कोई बात नहीं, आप पैसे ले लें। उन्होंने मुझे उसी टाइम 10 हज़ार ट्रांसफ़र किए। मैंने कहा सर मुझे छुट्टी भी चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ इस टाइम। आपको पता है कि वाइफ को और कुछ नहीं तो हस्बैंड की नीड होती है, और मेरे घर में और ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि केयर टेक कर सके अच्छी। और ये कि मेरे घर में जब ऑपरेशन का नाम आता है ना, तो हमारे लोगों के माइंड सेट कुछ इस तरह से है कि उनको पता है ना कि आपका ऑपरेट होने वाला है, तो वो काफ़ी ना दहल जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा ऑपरेट में, और इस तरह से। तो मैं गाँव चला गया। फिर 15-20 दिन वो जो 10 हज़ार से उस पे गुजारा किया। और वाइफ की डिलीवरी हो गई, वो एक सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी। तो इससे ये है कि हमारे कुछ सेविंग हो गए। तो 15 दिन मैंने वहाँ गुजारे। 15 दिन के बाद मैं वापस जॉब पे आ गया। इधर शायद मुझे जो मेरे ऑनर से उनको लगता था कि मैं काम छोड़ के चला गया हूँ, और उनके 10 हज़ार भी लेके चला गया हूँ। तो ये था कि मेरे पास उस टाइम फ़ोन नहीं था कि मैं उनसे कोई कांटेक्ट कर पाता कि नहीं मैं काम पे आऊँगा वापसी, या आप मेरी सीट जगह रखिएगा, या इस तरह से कुछ। तो 15-16 दिन के बाद मैं वापस गया उनके पास। तो मैंने कहा मैं आ गया हूँ, तो प्रॉब्लम ऐसी थी मैं नहीं आ पा रहा था, मैंने आपको बताया है, तो आप मुझे अब जॉब पे रख लें। तो उन्होंने कहा जी अब तो हमारे पास सिर्फ एक डिश वॉशर की जगह, पहले आप वेटर थे, डिश वॉशर की जगह है, आप जॉब करना चाहो तो। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं डिश वॉशर पे जॉब कर लूँगा। तो ऐसे आधा घंटा शायद उन्होंने मुझसे वो काम कराया था। वो या आप ऐसा कह लें कि वो मुझे देख रहे थे। तो खैर उन्होंने फिर मुझे वापस बुलाया बाहर कि ठीक है आप फ्रंट पे आ जाओ, आप ऑर्डर टेकिंग करो। तो ऑर्डर टेकिंग काम वहीं शुरू कर दिया। फिर वहीं मंथ के एंड पे सैलरी आनी, वो जो आनी वो घर भेज देनी। यहाँ रेस्टोरेंट पे मुझे ये था कि एक बेनिफिट था कि मैं 2 टाइम खाना मुझे मिल जाता था। मेरे जो वो 10 हज़ार या 12 हज़ार या 15 हज़ार बनते थे, वो सारे के सारे मैं फैमिली को भेज देता था। और फिर मैंने अपनी वाइफ को कहा कि यार आप मुल्तान आ जाएं, यहाँ पे हम कोई जॉब ढूंढते हैं, और आपकी एजुकेशन है तो अच्छी, तो यहाँ कोई जॉब मिल जाएगी, यहाँ उस लेवल की जॉब मिल जाएगी, आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाती हूँ। अभी हमारा प्लान बन रहा था कि मेरी रोल नंबर स्लिप आ गई। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा आप अभी नहीं आए, मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लूँ, और कुछ नहीं, ग्रेजुएशन के बाद शायद कोई स्कोप ऐसा हो या कोई अच्छी जॉब मिल जाए जिस पे ये है कि एक फैमिली अच्छी तरीके से रन हो पाए। तो मैंने घर में बताई। उन्होंने कहा तुम जानते हो पहले हालात हमारे ऐसे नहीं हैं कि हम कोई जॉब कर पाएँ, हम कोई काम कर पाएँ या घर का गुजारा कर पाएँ। तो ऊपर से ही तुम ये काम छोड़ करके भी चले जाओगे एजुकेशन अपनी पूरी करने। तो मैंने कहा ये देखें कि मेरी मेहनत है, मैंने मैट्रिक कर ली जैसे तैसे करके, मैंने इंटर भी कर ली, अभी आखिरी सेमेस्टर रह गया और सिर्फ 7 दिन की बात है। तो आप मुझ पे मेहरबानी करें, मुझे ये पे एग्ज़ाम देने दें, फिर मैं एग्ज़ाम से देने के बाद जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा काम और करूँ। किस साल की बात है ये? सर ये 2022 की। अच्छा, सही। जी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम जाओ, जा कर के जो काम करना है कर लो। तो ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन गुजारा करने के लिए ज़ाहिर सी बात है पैसों की ज़रूरत होती है। तो घर में एक स्टैंड फ़ैन था, वो एक वॉशिंग मशीन थी, और एक वो जो कपड़े रखने वाली होती है,
पेटी टाइप जैसे हम कहते हैं वो थी। तो उन्होंने वो 4-5 चीज़ें घर की सेल की और वो 7-8 दिन का सर्वाइवल किया। मैंने एग्ज़ाम दे करके अगले दिन ही मैं वापस मुल्तान आ गया उसी ऑनर के पास, क्योंकि मैं उन्हें क्या किया था कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम दे करके मैं वापस आ जाऊँगा। एग्ज़ाम दे करके मैं वापस आया। फिर मुझे ना तो रिज़ल्ट का था कि मेरा रिज़ल्ट आए, क्योंकि मैं मेंटली अब ये सोचता था कि यार यहाँ पर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और यहाँ पे एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। और ख़ास तौर पे इस तरह जो बंदा पढ़ता है, जो प्राइवेटली पढ़ता है, जो प्रॉपर डिग्रीज़ करते हैं किसी अच्छी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से और किसी अच्छे कॉलेजेस से, या जिनके पास एक अच्छा रेफरेंस, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है, तो उनका ही कुछ हो पाता है, हम जैसे लोगों का कुछ नहीं होता। ये सोच करके रेस्टोरेंट लाइफ में मैंने अपने आप को बिज़ी कर लिया। तो ये होता था कि मैं दिन को जॉब सर्च करता था कि यार कहीं दिन को भी जॉब मिल जाए अगर, सुबह 8 से लेकर के 4 बजे तक की, तो ये है कि मेरे घर एक बेहतर हालत में आ जाएगा। फिर मैं घर 1-2 बार गया तो मैं लेट आया, मतलब 2 दिन का कह के जाता था तो 4 दिन लगाता था। तो जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता था वो ऑनर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ मुझसे। मैं काम अच्छा करता था, शायद इस वजह से उसने मुझे रखा हुआ था, वरना घर आने जाने की वजह से और लेट आने जाने की वजह से तो वो मुझे जॉब से शायद फायर्ड कर देते। तो मैंने घर वालों को कहा कि मुझे काफ़ी ना तंगी होती है वहाँ आने जाने में। तो ज़ाहिर सी बात है कि शुरू से ये आप मुझे बुलाते थे और जिस जॉब पे भी मैं लगा रहा, वो ऑनर एक दिन तंग आके कहते थे यार आप यहाँ से छोड़ करके चले जाओ, या मैं खुद छोड़ करके चला आता था, उनकी बातें नहीं सुन पाता था। तो आप ऐसा करें, आप यहाँ आ जाएं, मैं अपने ओनर से बात करता हूँ, हम यहाँ कोई रेंट पे मकान ले लेते हैं। तो उससे ये है कि शायद कुछ क्राइसिस कम हो जाएं, मेरी वाइफ भी जॉब करेगी। तो बहुत मुश्किल से मैंने अपने ख़ानदान वालों को मनाया, अपने अम्मी अब्बू को मनाया। बेसिकली गांव में रहने वाले जो होते हैं सर, उनका आपको पता है वो खुले मकान, बड़े मकान, खुली फिज़ाएं और इस तरह के माहौल में रहते हैं। तो वो ये सोचते थे कि हम रेंट के किसी मकान में रहें, 1 कमरे वाले में या 2 कमरे वाले में, तो हमें बहुत तंगी होगी। तो बहुत मुश्किल करके, अब उन्होंने ज़ाहिर सी बात है मुझे भी देखना था और मेरी वाइफ को भी देखना था और मेरा बेटा भी पैदा हो गया था उस टाइम, तो उसको भी डेफिनेटली उन्होंने देखना था। तो उन्होंने हामी भरी इस चीज़ की। अब हामी भर ली, लेकिन आगे कुछ नहीं था, ना तो कोई रेंट का मकान था ना कुछ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ उनको मनवाया अब इस चीज़ के लिए। फिर मैंने अपने बॉस से बात की। मैंने उनको कहा कि सर मैं अपनी फैमिली को मैंने इस चीज़ के लिए मनाया है, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है कि वो यहाँ मुल्तान आ जाए, तो आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, मैं रेंट का मकान परचेज़ कर लूँगा, एक मतलब रेंट पे एक मकान ले लूँगा, वहाँ पे अपनी फैमिली को रखूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बुलवा तो रहे हो, तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है, गाँव गाँव होता है, शहर शहर होता है, शहर के एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने उन्हें कहा सर मेरी जो वाइफ़ है उन्होंने बीबी ऑनर्स किया हुआ है, तो मैं उनको जॉब करवाऊँगा यहाँ पर आ कर के। तो इस तरह से खैर नादन उन्होंने वो मान ली बात मेरी। उन्होंने मुझे कुछ पैसे एडवांस दिए। मैंने एक घर लिया वहाँ पर रेंट पे, तो फैमिली को वहाँ शिफ्ट कर दिया। घर मैंने लिया मुल्तान कासिम बिला कैंट में। अच्छा। और मेरा रेस्टोरेंट होता था बीसी चौक मुमताज़ाबाद वाली साइड पे। तो ये तकरीबन 12-14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मुझे अब रेंट घर तो मैंने ले लिया, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया था वहाँ पे जो घर थे ना वो सस्ते रेट पे मिलते थे। आप ये कह लें कि 5-6-7 हज़ार रुपये पे, और यहाँ पे अगर मैं लेता था तो वो 20-25 हज़ार से कम नहीं होता था, 1 या 2 कमरे वाला मकान। तो इसलिए वहाँ पे मकान परचेज़ किया। वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैंने आपको बताया 12-14 किलोमीटर होता था। तो पहले तो मैंने घर वालों को कहा कि आप वहाँ रहिएगा और मैं जो यहाँ का क्वार्टर है लड़कों के साथ ही रहूँगा। तो उन्होंने कहा फिर हमें बुलवाने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुमने वहाँ रहना था तो तुम यहाँ आया जाया करो। अब हमारी सैलरी तो आती थी मंथ के बाद, तो जो डेली की टिप या पॉइंट होती थी, अब मैं ये देखता था अगर वो मैं रिक्शे के फेयर्स वगैरह दूँ उसके, तो मैं घर वालों को क्या दूंगा डेली का, हम क्या खाएंगे पकाएंगे। तो इसलिए वो जो डिस्टेंस था, मैं रात को ड्यूटी से जब जाता था तब भी पैदल जाता था, अच्छा। और सुबह वहाँ से जब आता था तब भी पैदल आता था। अच्छा। इतना सारा ये जो डिस्टेंस था ये मैं पैदल तय करता था। तो वो जो पैसे बचते थे वो मैं घर जा कर के देता था कि यार ये सुबह कुछ बना लेना। तो ये होता था, मैं तो दोनों टाइम का वहीं आकर के खाता था। उससे ये है कि घर वालों का कुछ बेहतर गुजारा हो जाता था। अच्छा, आप तो लड़के थे और हिम्मत भी थी, जवान भी थे, तो आपकी चलो एक्सरसाइज हो जाती थी, 10-12 किलोमीटर आप रोज़ का चल जाते थे, तो चले एक्टिविटी होती रहती होगी आपके साथ। सर ये था कि जब दिन को जाते हैं ना
तो आप उसे एक्सरसाइज कह सकते हैं। जब रात को वापस आते हैं और ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा डिफरेंस हो, सॉरी डिस्टेंस हो, और आप अकेले आ रहे हो, तो रात को हमारा रेस्टोरेंट 12 बजे बंद होता था, 12-1 बजे बंद होता था। तो डेफिनेटली रेस्टोरेंट को क्लोज़ करते, प्रॉपर बंद करते, लॉक वगैरह करते करते हमें 2-2:30 बज जाते थे। 2-2:30 बजे के बाद वहाँ से निकलना और वहाँ तक जाने में 1.5-2 घंटे लग जाते थे, और रास्ता काफ़ी सुनसान होता था। तो आपको पता है हमारा पाकिस्तान है, काफ़ी इंसिडेंट हुए उसमें। एक बार ऐसा हुआ, तो मैं जा रहा था, मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, छोटा सा फ़ोन भी, वो भी इस तरह से लिया था कि जो मेरा ऑनर थे, उनका एक दोस्त था, उनकी मोबाइल शॉप थी, तो वो वहाँ आते जाते थे। मैंने कहा मुझे ना एक फ़ोन देते हैं 2-3 हज़ार का, तो वो ना मैं आपको ऐसे दूंगा कि 1000 रुपये हर मंथ में करके दे दूंगा। तो उन्होंने एक मुझे फ़ोन दे दिया, वो मेरे पास था, और वो उस दिन की टिप जो थी 2-250 रुपये वो थी। अब मैं वो ले करके पैदल जा रहा था, तो 3-4 लड़के आ गए, उन्होंने रोक लिया मुझे। उन्होंने कहा जो कुछ भी है निकाल दो, वरना हम तुझे आपको मारेंगे डेफिनेटली। तो मेरे पास वो फ़ोन था, वॉलेट था, वो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे छीन लिया। अच्छा, छीनने के बाद भी उन्होंने मुझे मतलब 1-2 थप्पड़ मार दिए। तो एक लड़के को मैंने धक्का दिया, उसका सर ना ऐसे पीछे दीवार के साथ जा लगा, उसका वो ब्लड वगैरह निकल आया पीछे सर से। तो मैं डर गया, मैं खुद डर गया कि यार इस पे पुलिस केस ना बन जाए। मुझे अपना जो था वो भूल गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे ये डर पड़ गया कि यार उसको क्या हो गया होगा, उसके चक्कर में मैं ना रगड़ा जाऊं। और हम ये डर इस चीज़ से डरते थे, हमें ये सुनने में आता था कि यार जब आप पे एफआईआर करती है उसके बाद आपका कोई फ्यूचर नहीं होता, आप कुछ भी नहीं कर पाते, लोग आपको गंदी नज़र से देखते हैं, लोग ये देखते हैं कि आप जेल से हो आए हो। तो आपको पता है हम ये हमारे उस मिनट में आपने सारा कुछ सोच लिया कि अब सब कुछ हमें होगा। सर उस मिनट में नहीं, वो जो सफ़र था ना घर तक जाते जाते तक का, मेरी बॉडी पूरी ठंडी, और मैं पूरा रास्ता यहीं पीछे मुड़ मुड़ के देखता गया कि अभी पुलिस आ जाएगी, अभी कोई आ जाएगा। मैं घर गया, घर जा कर के मैंने सबको बताया, मैंने कहा मेरे साथ अभी रास्ते में ये इंसिडेंट हुआ है। खैर मुझे नुकसान कोई नहीं हुआ, बाकी ये कि फ़ोन वगैरह था वो सारा कुछ वो छीन करके चले गए। तो इस तरह से टाइम सर पास किया। सही। फिर फैसला किया कि वो वहाँ से छोड़ करके वहीं आसपास कोई काम ढूंढ लेते हैं। तो जो मेरे बॉस है, मैंने उन्हें कहा कि मैं सर यहाँ से मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा रीज़न क्या है। मैंने उनको सारी रात का सारा इंसिडेंट बताया कि सर रात को मेरे साथ ये हुआ है, ऐसे ऐसे, तो मैं यहाँ से जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो सर मुझे मेरी जॉब के 1 साल बाद जा कर के बाइक मिली थी। 1 साल पूरा मैं पैदल आता जाता था ये सारा डिस्टेंस। चोरी के अलावा सर और भी मसले होते हैं। उन मसलों में आप ये देख लें कि काफ़ी ऐसे मसले होते हैं। अब रात को एक अकेला बंदा जा रहा है, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ की कल्चर ऐसा नहीं है कि वो लड़की या लड़के का भी फ़र्क रखें, कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो एक बार मैं पैदल जा रहा था, मुझे ये होता था कि अगर कोई लिफ्ट दे दे तो मेरा जो 1.5 घंटे का सफ़र है या 1.25-2 घंटे का सफ़र है वो थोड़ा जल्दी तय हो जाएगा, और मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि सर्दियों की रातें होती थी। तो एक अंकल थे, वो मेरे पास, उन्होंने ब्रेक मारी, तो मैं उन्हें कहा आप कहाँ तक जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं कैंट तक जा रहा हूँ। मैंने कहा चले मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ, आप मुझे कैंट तक ड्रॉप कर दें। कहते ठीक है बैठो। अब मैं उसके साथ बैठ गया, वो ऐसा ऐसा ना पीछे होता आ रहा था। तो पीछे होते होते उसने मुझे कहा तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा जी मैं फ़लाँ जगह रहता हूँ, कासिम बिला में, तो मैं वहाँ अपने घर जा रहा हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। तो पता नहीं उसने क्या समझ लिया, हरास करना शुरू कर दिया, हरासमेंट बढ़ने लगी। तो मैंने चलती हुई बाइक से छलांग लगा दी, नीचे उतर गया। तो उसके बाद मैंने तैयार कर ली कि आज के बाद बाइक पे नहीं बैठना, किसी के साथ भी नहीं बैठना, और लिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं मांगनी, ना जाते हुए ना आते हुए। तो फिर मैंने तहिया कर लिया कि मैंने वहाँ काम उस रेस्टोरेंट पे काम ही नहीं करना। इतना सारा डिस्टेंस बनता है, तो जाहिर सी बात है तंगी होती है काफ़ी। इसलिए थोड़े घर वाले भी परेशान होते थे जब से ये इंसिडेंट होने शुरू हुए थे। तो जाहिर सी बात है वो ये कहते थे कि तुम इतने लेट आते हो और इतनी दूर से आते हो, तो ये ना हो कि किसी दिन कुछ और हो जाए। तो इस वजह से फिर मैंने अपने ओनर को कॉल की कि सर मैं आज जॉब पे नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा क्यों। मैंने कहा सर बात ये है कि रात को इस तरह का हादसा हुआ है, तो मैं काम पे नहीं आ सकता। उन्होंने कहा देखो बात सुनो, मुझे कहीं इंपॉर्टेंट जाना है, आज तुम आ जाओ, जो बात होगी ना वो बैठ के कर लेंगे, मुझे अभी कहीं जाना है और तुम थोड़ी देर तक जल्दी पहुंचो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहाँ से उठा, फिर एज़ यूजुअल लिफ्ट्स वगैरह मांग करके, और इस तरह से गया, रेस्टोरेंट पहुँच गया। जो उस दिन काम की शाम को उन्होंने मुझे बुलाया,
रात के टाइम कि यार बात ये है कि मैं तुम यहाँ से काम ना छोड़ो, मैं तुम्हें बाइक ले देता हूँ। जो मतलब सस्ती सी बाइक होगी, 20-25 हज़ार की होगी, जो मैं भी अफोर्ड कर लूँगा ईज़िली, तो वो तुम्हें मैं ले देता हूँ और तुम उस पे आया जाया करना। तो मुझे थोड़ा सा आसरा नज़र आया इस चीज़ का कि चलो ठीक है। उन्होंने मुझे बाइक ले दी। सही। तो बाइक पे आता जाता था। फिर घर वालों को थोड़ा लगा कि हाँ तुम अब यहाँ से जॉब नहीं छोड़ना। सही। बेशक ये है कि सैलरी यहाँ पे कम है, मैं उन्हें कहता था कि मैं कहीं और अप्लाई करके देखता हूँ, क्योंकि अब तो मेरी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि कहीं शायद बेहतर कुछ सैलरी मिल जाए। तो हमारे मुल्क में सर ग्रेजुएशन के बाद भी सर वही हाल है कि अगर आप कहीं भी अप्लाई करने जाते हो ना, वो सबसे पहले ये नहीं पूछते कि आपकी डिग्री क्या है, वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपको भेजा किसने है, बिल्कुल। आपका कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, आपको कोई जानने वाला है। तो मैंने काफ़ी लोगों को बताया सर मैंने लाहौर में जॉब की है, मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं जॉब को अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकता हूँ और मुझ में इतनी एबिलिटी है। आप एक जॉब पर्सन के लिए जो क्वालिटीज़ हों, एबल होना चाहिए और मतलब ईमानदार होना चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ हैं मुझ में, तो आप मुझे हायर कर लें। तो वो यही कहते थे कि नहीं हमारे पास रिकमेंडेशन है, हमारे पास काफ़ी रिकमेंडेशंस हैं। तो वो कि ये कह करके जाहिर सी बात है, अब उसके बाद मेरे पास कोई और चारा नहीं होता था, तो मैं दिन को अप्लाई करता था, शाम को जॉब पे जाता था, उसी रेस्टोरेंट पे जाता था और मेरे पास कोई हल भी नहीं होता था। तो मेरी वाइफ ने कहा मेरी सीवीज़ ले करके मुझे ले जाएं, शायद मेरी जॉब कहीं हो जाए। तो उनकी सीवीज़ ले करके जाते थे, सेम चीज़ थी कि नहीं हमें तो हमने हायर कर लिया है, हालांकि वैकेंसीज होती थी लेकिन हमने हायर कर लिया है, हमें तो अभी नीड नहीं है, आप सीवी दे जाएं तो हम आपको कॉल करके बताएंगे। तो मैंने 50-60 सीवियाँ दे चुका हूँ, दे चुका था उस टाइम। मुझे नहीं याद कि किसी की भी कॉल आई हो मुझे, तो मुझे ये लगता था कि वो जो सीवी प्रिंट के पेपर हैं मेरे वो भी वेस्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद अगर मैं कि वाइफ के लिए कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता था ना, तो वो कहते थे सीवी दे जाओ, तो मैं कहता था आप सीवी वापस दे दें, कॉल तो आपने वापस फिर भी नहीं करनी, तो मैं सीवी रख के पैसे वेस्ट करके जाऊँ, तो बेहतर ये है। तब हमने सोचा कि शायद अगर वो एमबीए कर लें तो कुछ बेहतर हो सकता है। सही। तो उनकी एक दोस्त थी वहाँ कराची में, उन्होंने उससे कांटेक्ट किया, वो ऑनलाइन काम करती थी कुछ, तो वो उनको प्रेजेंटेशंस भेजती थी, वो उनको लिखती थी, रिटन पेपर पे लिखती थी, पेपर पे लिख करके फिर उसके पेपर मतलब फ़ोटो बना करके उनको सेंड किया करती थी। तो उससे ये है कि 2500 से 3000 वो देते थे पर असाइनमेंट आप कह लें। तो इस तरह कह करके इस तरह करके हमने उनका एडमिशन कराया एमबीए का। अच्छा, तो आपकी वाइफ जो है वो अब एमबीए कर रही हैं, ये जानते हुए भी कि आपने देख लिया कि डिग्री की वैल्यू नहीं है, फिर भी आप मास्टर्स करवा रहे हैं, तो फिर ये मास्टर्स जो है वो कैसे हो रहा है और वो क्या कोई और काम कर रही हैं और ये एजुकेशन कैसे चलेगी उनकी आगे? सर आप जो कह रहे हैं कि एमबीए क्यों कर रही हैं, तो वो ये था कि हमें ये था कि शायद ये हमारी लास्ट होप हो, क्योंकि एमबीए बहुत हाई लेवल की डिग्री है। तो मुझे लगता था कि शायद इससे, क्योंकि हम सुनते थे बैंक मैनेजर्स और कहीं पे मैनेजर्स, किसी इंडस्ट्री में मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं वो एमबीए करने से लगता है। एमबीए मार्केटिंग में मैनेजमेंट और इस तरह से एक अच्छा स्कोप है, इसमें आपकी सैलरी 80,000 प्लस 6 फिगर जिसे हम कहते हैं ना, हमारे इसमें हमें सिखाया जाता है कि 6 फिगर सैलरी होनी चाहिए। तो वो 1 लाख रुपए की सैलरी हमें बताती थी कि एमबीए कर लो। तो मैंने ये सोचा कि मेरा तो अभी एमबीए नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी डिग्री जो है वो बैचलर्स की है, तो उनकी बीबी ऑनर्स की है, तो उनका एमबीए 1.5 साल में क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया उनको कि यार आप एमबीए कर लें, आपको ज़्यादा सूटेबल है, तो उससे ये है कि हमें एक अच्छा स्टैंड बाय मिल जाएगा। तो वो एमबीए सर इस तरह से हो रहा था कि हम असाइनमेंट्स लिखते थे, हम उसे असाइनमेंट्स कहते थे। काफ़ी टाइम बाद जाके हमें पता चला कि उसे असाइनमेंट्स नहीं कहते, उसे ऑनलाइन फील्ड में कंटेंट राइटिंग कहते हैं। यानी कि आपकी बेगम जो है वो अब कंटेंट राइटिंग से अर्न करती है। जी। तो सर हमें तो उस वक्त भी नहीं पता था, क्योंकि वो तो हमें ऐसे समझ लें हम किसी के पास जॉब कर रहे थे एक तरीके से, कि वो हमें हर असाइनमेंट के 2500 रुपये देते थे। हमने कभी उससे नहीं पूछा कि आप इसका क्या करती हैं, आपको ये कहाँ से मिलती है, आपने आगे इसका क्या करना होता है, या आप हमें 2500 दे रही हो तो इसमें आपको क्या प्रॉफिट है, आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कभी नहीं पूछा। हमें ये था कि चलो घर में बैठे हैं, कुछ जॉब ना होने से चलो वीकली 2500 या असाइनमेंट का 2500 आ रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उस होप को पाने के लिए
6 फिगर सैलरी वाली होप को पाने के लिए हमने एमबीए की तरफ तवज्जो दी। सही है। अब वो एमबीए कर रही थी, साथ में ये असाइनमेंट्स का काम कर रही थी। तो मैंने 1-2 वीडियोस देखी फिर उसके बाद। तो इंटरनेट पे जैसे बंदा टिकटॉक चलाता है और वीडियोस आ जाती हैं, या फेसबुक चलाता है और वीडियोस आ जाती है, तो उसमें देखा कि इस फील्ड को कंटेंट राइटिंग कहते हैं और इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन यह है कि हमारे पास प्रॉपर कोई स्किल्स नहीं थी, हमें नहीं पता था कि फ्रीलांसिंग में कैसे जाना है या कैसे अकाउंट बनता है, नहीं पता था किसी चीज़ का। और इसलिए हम, जाहिर सी बात है कि अंधे को लाठी का सहारा वाला काम था, तो वो हमारे लिए एक लाठी बनी हुई थी। तो हम इस तरह से उसमें बढ़ते गए। सही है। और जो एमबीए था वो अपने उससे वो कर रही थी, वो जो 2500 आता था वो रख लेती थी, सेव कर लेती थी। तो 6 मंथ के बाद जो होता था वो अपना वो भर देती थी, जो उनका सेमेस्टर फीस होती थी वो भर देती थी। और मैं जो था वो साथ साथ अपनी फैमिली रन कर रहा था। और जाहिर सी बात है कि जो पैसे 4 बच जाते थे वो घर दे देता था कि यार ये लें, क्योंकि हमारी एक ये था कि 6 महीने में उनकी अगर सेमेस्टर के पैसे उससे पहले निकल जाते थे, पूरे हो जाते थे, तो बाकी जो होता था वो हम उसमें अपने लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें, जैसे होता है बंदा ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरियात ख्वाहिशें होती हैं, तो वो पूरी बंदा कर लेता था। कोई बड़ी तो नहीं, कोई छोटी सी ख्वाहिशात पूरी कर लेता था। तो इस तरह से सर फिर उसके बाद मैंने अपने बॉस से बात की कि सर ये जो इस तरह से वर्क होता है ऑनलाइन का, ये इसके क्या ताल्लुकात होते हैं। उन्होंने कहा मुझे इसमें कोई ख़ास इल्म नहीं है, आप इंटरनेट से देख लो, आप यूट्यूब से देख लो। फिर यूट्यूब पे हम पता तो होता नहीं था कि सर्च क्या करना है, तो ये सर्च करते थे कि हाउ टू अर्न ऑन इंटरनेट, हाउ टू अर्न ऑन यूट्यूब, कि हम यूट्यूब से कैसे कमा सकते हैं, हम इंटरनेट से या ऑनलाइन से कैसे कमा सकते हैं। तो उसमें ढेर सारी वीडियोस देखी, उसमें आपकी भी वीडियो देखी और अदर काफ़ी पर्सन है जिनकी वीडियो देखी। तो काफ़ी वीडियोस ने हमें इंस्पायर किया। तो इस तरह से शायद हमें लगा कि हम ऑनलाइन फील्ड में अब कदम रख रहे हैं। तो फिर जैसे दिल में एक होप जाग गई कि नहीं, ये एक बेहतर तरीका है कि आप इससे कुछ बन सकते हो, कुछ बना सकते हो। जबकि हमारा तो शुरू से ये माइंड था कि जॉब ही करनी है, कि जॉब से ही, जो अगर घर बन सकता है तो जॉब से बन सकता है, अगर लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है तो जॉब से हो सकता है, और इस तरह से। तो इस फील्ड में आने का तो हमारा कोई वो नहीं था। लेकिन हमने ये भी देख लिया कि ये वो वाहिद फील्ड है, इसमें आपको किसी की रिक्रूटमेंट या किसी की इसकी ज़रूरत नहीं होती कि कोई आपको रेफरेंस दे या कोई आपको प्रेफर करे। नहीं, ये वो वाहिद फील्ड थी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वो वाहिद फील्ड है जिसमें आप बाउंड नहीं होते और ना ही किसी के अंडर काम करते हो। जो आपने काम करना है, जो आपने सीखना है, जो आपने वर्क करना है, जो आपने मेहनत करनी है, आपको उस चीज़ के बस आपको पैसे मिल जाने हैं। अब मैं आपको तो पता है कि इसमें डॉलर्स मिलते हैं, तो पाकिस्तान से तो 300 गुना ज़्यादा ही मिलते हैं। तो फिर ये था कि हमें समझ में आया कि ये कंटेंट राइटिंग होती है। इससे हम, अगर हम इसको इस तरह नहीं, जिस तरह हम कर रहे हैं इस तरह नहीं, अगर फाइवर का अकाउंट बना के या फ्रीलांसिंग अकाउंट बना करके वहाँ पे काम करें तो शायद उससे बेहतर अर्निंग आ सकती है। तो हमने अकाउंट्स बनाए। तो आपको पता है जो फर्स्ट अकाउंट बनते हैं तो वो तो 12वें-13वें पेज पे होता है, 14वें पेज पे होता है, तो उसको तो कोई ऑर्डर्स वगैरह मिलते नहीं है, ना कोई असाइनमेंट्स मिलती है। तो फिर वो होप छूट गई। तो सर ये था कि कुछ ना कुछ करके वीडियोस वगैरह देख करके उनको लगता था कि अगर ये कंटेंट राइटिंग है और हमें डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, तो जो शायद बंदा 1 महीने में कमाता है वो 1 दिन में या 2 दिन में या 5 दिन में भी कमा ले। और एक बंदा, आप खुद देखें कि 1 महीना कमाता है और एक बंदा 5 दिन में उतना अर्न कर रहा है, 10-12 हज़ार ईज़िली बंदा अर्न कर सकता है। तो ज़्यादा प्रेफर बंदा उसको दिया जाता है। तो मेरी वाइफ़, क्योंकि मैंने बताया है कि साथ में एमबीए भी कर रही थी, तो उनको काफ़ी इससे वो मिलता था, इंस्पायर होती थी वो इस काम से कि ये एक अच्छा तरीका है, वो मुझे बताती थी। तो मैंने 1-2 बार जब उनकी अर्निंग देखी इस तरह की कि मैं अब महीने का 12,000 या 15,000 ले रहा हूँ अपने इंसेंटिव्स के अलावा या अपने टिप के अलावा, और वो 2-3 असाइनमेंट में या 4 असाइनमेंट में वो उतना कमा लेती हैं, तो मेरे अंदर एक कीड़ा था, आप समझ लें, वो जागा कि मैं भी ये सर्च करूं कि ये बेसिकली ये चीज़ है क्या। सही। तो फिर आप क्या फिर किया? सर वो एक काम था जो ड्यूटी का टाइम था, तो उसमें भी, और जो रिलैक्स का टाइम था उसमें भी मोबाइल चल रहा है हमारा, हम उस पर देख रहे हैं कि कैसे कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। लोगों की वीडियो से सीख रहे हैं कुछ कि ऐसे कमा सकते हैं, ऐसे आपने $10 कमा सकते हो, ऐसे आप $2 कमा सकते हो, ऐसे एक। फिर वो दिमाग में ना डॉलर का एक निशान छप गया
कि अब बस डॉलर कमाना है, अब बस जो भी करना है डॉलर से करना है। तो उससे ये था कि कीड़ा तो जा गया था, लेकिन वर्क नहीं आता था कि ऑनलाइन वर्क करना क्या है, होता कैसे है, लोगों से भी सुनने लग गया था फिर मैं। तो बेसिकली मुल्तान आकर के फिर मुझे ये लगने लग गया कि जो मेरी लाहौर की लाइफ थी वो वेस्ट टाइम था। मुझे अगर मुल्तान में मैं पहले आ जाता तो शायद कुछ बेहतर हो जाता। फिर मैंने अपनी वाइफ से सीखने की कोशिश की कि मैं कंटेंट राइटिंग आपकी हेल्प करता हूँ, लेकिन उसमें ये था कि हमारे पास कोई प्रॉपर इतना वो नहीं था, वर्क नहीं था कि हम दोनों मिल कर के करते। एक छोटा सा वो होता था तो वो खुद कर लेती, असाइनमेंट होती थी वो खुद कर लेती थी, तो उसमें ज़्यादा मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला। फिर वीडियोस देख देख करके मैंने सोचा कि मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ। तो ये था कि वेबसाइट बनाना तो आसान होता है, लेकिन उसको उस पर वर्किंग में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो उससे मुझे बहुत कुछ इतना समझ नहीं आया। वीडियोस देख देख करके मैंने सीखा था, ना तो कोई क्लास ली थी ना ही कुछ, और आपको पता है वीडियोस में हर चीज़ तो ओपनली नहीं बताते। तो इस वजह से उससे मुझे कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली, तो वो मैंने छोड़ दिया। फिर आपकी मैंने एक वीडियो देखी फेसबुक मोनेटाइजेशन पे, अच्छा। तो उस वीडियोस को उसमें जा कर के काफ़ी सारी सर्चिंग की, आपकी वीडियोस बार बार देखी कि आप कौन कौन से पॉइंट यूज़ करते हैं। तो फिर आपकी फेसबुक मोनेटाइजेशन पे 2-3 वीडियोस और आ गई। तो उन वीडियोस को देख कर के मैंने अकाउंट बनाए, पेजेस बनाए, उस पर देखने लग गया कि कैसे काम करते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो 3-4 मंथ दिन रात फेसबुक पे बैठे रहना, काम करते रहना, देखते रहना। तो कोई ऐसा प्रॉपर कोई कंटेंट भी नहीं मिल रहा था कि मैं उस पे काम करूं। तो इस तरह से आपको पता है फेसबुक पे अगर कोई बंदा अनदर वर्क करता है तो वो कॉपीराइट का ऑप्शन दे देता है। बिल्कुल। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई। तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट होने लगी कि शायद ये ऐसा नहीं होता। फेसबुक हो या ऑनलाइन का कोई वर्क हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, मुश्किलात के साथ साथ बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो शायद मेरे ये गलतफ़हमी मुझे होने लग गई थी। इससे पहले ही मेरा एक पेज मोनेटाइज हो गया। अच्छा। तो मेरी उसमें फर्स्ट मंथ अर्निंग आई थी वो $117 थी, अच्छा। जो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 50,000 के राउंड अबाउट होती है। तो वो कहते हैं हमारे तो वारे नहीं आ रहे हो गए। सही बात है। जी, अब 15-20 हज़ार कमाने वाले को अगर 50,000 आ जाए एकदम, तो पहले तो उसकी खुशी नहीं होती कि यार कहाँ से आ गए इस तरह से। तो बाद में पता चला कि फेसबुक पेज मोनेटाइज हुआ था तो उससे आए। तो फेसबुक मोनेटाइजेशन मुझे लगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप वेबसाइट नहीं बना सकते, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ भी नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई यूट्यूब से नहीं कमा सकते, किसी से नहीं कमा सकते, तो एक आम बंदे के लिए फेसबुक मोनेटाइजेशन करना बहुत आसान है और उससे कमाना भी बहुत आसान है। बिल्कुल जी, कमाना तो आसान है। और आपने ये सारी चीज़ें जब देखी कि मैंने इतने साल दिए, मैं इतना कुछ पढ़ा, और फिर जब फेसबुक ने आपको पैसे दिए, तो फिर अब आपके दिमाग में अभी तक वही है कि डिग्री ज़रूरी नहीं है और डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है? सर अगर आप बुरा ना माने, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वॉइस लोग सुनते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं, मैंने देखा आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, आपके काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं और आपका एक नाम है। तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि मैंने आपको अपनी पूरी लाइफ बताई है, मुझे तो नहीं लगा कि मेरी डिग्री ने मुझे कोई फ़ायदा दिया हो। इससे बेहतर था कि अगर मैं कोई स्किल सीख लेता तो शायद मैं आज जितना कमा रहा हूँ इससे डबल कमा रहा होता। आप मुझे बताएं कि मेरे अलावा जितने लोग अभी डिग्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ये सिखाया जाता है बच्चों को, बच्चा छोटा होता है उसे सिखाया जाता है बेटा आपने ये डिग्री करनी है, आपने ये डिग्री करनी है। आपको डिग्री ने क्या दिया है हमारे मुल्क में? जो अगर आपको कुछ दे सकता है, एक रेफरेंस दे सकता है, एक रिश्वत दे सकती है। जिसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है उसके लिए डिग्री सिवाय एक रद्दी पेपर के और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है कि आपके लिए चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही थी और आप डिग्री को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। मैं आपसे बार बार सवाल भी करता रहा कि आप बार बार पढ़ाई की बात कर रहे थे, क्योंकि किसी ने आपको कहा हुआ था कि पढ़े के लिखोगे तो बड़ा आदमी बनोगे। वो चाहे शायद आपने फिल्मों से सीखा हो, पर यह है कि रियलिटी में पाकिस्तान में भी यही चीज़ देखी जाती है और देखी क्या जाती है। हम इस चीज़ को ही फोकस करते हैं कि डिग्री जिस लेवल की आपको डिग्री बताई जा रही है वो उस लेवल की आपको एजुकेशन नहीं दे रही है, और उसकी वजह से आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। आप जिस तरह आपने अपनी जर्नी में जहाँ स्किल की बात हुई, जहाँ आप शर्टें सीना सीख रहे थे, वो मेरा ख्याल में वो स्किल था, और वो अगर आप वो कंटिन्यू रखते तो शायद आप कल को आज आपकी अपनी दुकान होती या कोई
बड़ा आपको पास कोई ऑर्डर होता है या आप उसी को आगे एक्सटेंड कर सकते थे। तो इसलिए हम भी आज यही बैठ के कहते हैं कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन के लिए स्किल हो चाहे ऑफलाइन के लिए स्किल हो। स्किल की हमेशा वैल्यू रहती है। डिग्री शायद एक आजकल कागज़ से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि शायद आप ठीक कह रहे हैं कि 8-10 साल के बाद जो है वो आप कहीं भी जा रहे हैं उस डिग्री की बेस पे आपको नौकरी तो नहीं मिल रही, क्योंकि आपने उस नौकरी को पाने के लिए किया था और वो डिग्री नहीं के ला सक रही। और फिर वो दूसरा वाला कल्चर जो आपने बताया कि जी आपको जान पहचान होगी तो फिर ही जो है ना वो नौकरी मिल सकेगी, अदरवाइज़ नहीं मिल सकेगी। और ये भी किसी हद तक जो है वो बात ठीक है। पर यह है कि अपने आप को पॉलिश जब करते हैं आप, कि अगर आपके ने ग्रेजुएशन की हुई है और 50 सीवी किसी के पास जो है ना ग्रेजुएशन की आ गई हैं, तो अगर आपने कोई और स्किल भी होगी उसके साथ जो कि उस बिज़नेस से रिलेटेड होगी, चाहे वो रेस्टोरेंट हो सकता है, चाहे वो कोई स्टिचिंग का काम हो सकता है, कोई भी स्किल होगी, तो फिर आपकी वैल्यू उस 50 में से बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम भी फोकस करते हैं कि स्किल ही वैल्यू जो है वो रखता है, क्योंकि जिस तरह आप अगर किसी रेस्टोरेंट पे आज काम कर रहे हैं तो वो उस बंदे ने कुछ आपके अंदर देखा और आज तक आपको जो है ना वो बिठा रखा है। शायद उसके पास कोई बंदों की कमी ना हो, अगर आप वहाँ बैठे हुए हैं तो शायद उसकी बिहेवियर की वजह से बैठे हुए हैं, या शायद कोई भी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं, क्योंकि आपने जितनी चेंजेस की है, मेरे ख्याल में ये वाहिद जॉब है जहाँ पर आपने ज़्यादा टाइम गुजार लिया बाकियों से। नहीं तो आप 1 साल या 2 साल बाद जो है वो चेंज करते रहते थे वो सारी चीज़ें। तो आपकी बातों से जो है मुत्तफ़िक हूँ और आपकी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो जर्नी रही। तो आपने मुझे कहा इसमें कि आप अगर स्किल सीख रहे थे, जैसे आपने एक स्टिचिंग की स्किल सीखी, तो आप अगर उसमें काम करते रहते तो 8-10 साल में आप अपनी एक शॉप डाल लेते। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि वो जो स्किल्स है ना, जो ऑफलाइन स्किल्स है, वो एक हार्ड वर्किंग स्किल्स है। उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर जा कर के एक चांस होता है कि आप कुछ कर पाएंगे। तो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क जो है ना, ये ऑनलाइन फील्ड है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। तो स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क, आप जानते हैं। तो मेरा तो ख़्याल यही है कि अगर आपने अपने बच्चों को डिग्री की बजाय स्किल सिखानी है, तो हमारे यहाँ सर अभी भी सिखाया जाता है, बच्चों को कहा जाता है कि अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आप उसको बार्बर के पास भेज दो, आप उसको इलेक्ट्रिशियन के पास भेज दो, आप उसको मोटर बाइक मैकेनिक के पास भेज दो। तो मैं ये चाहता हूँ कि फैमिलीज़ को अपनी सोच बदलनी चाहिए। आपने अपने बच्चे को स्किल्स सिखानी है, आप उसको ऑनलाइन स्किल्स डाल दो, स्किल्स में डाल दो। आपका बच्चा मिडिल कर चुका है, उसमें इतनी एबिलिटी तो है कि वो कुछ सीख पाएगा। तो आप इंटरेस्ट, ये काम ऑनलाइन काम सर एक इंटरेस्टेड काम है। ज़ाहिर सी बात है, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा पैसों को ही तरजीह दी जाती है, तो वहाँ इस काम में आपको 300 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं, आप ये कहें। तो जहाँ एक आपने अपने बच्चे को बार्बर की शॉप पे डालना है या मैकेनिक की शॉप पे डालना है और 3-4 साल उसके ज़ाया करवाने हैं, वहीं 3-4 साल आप उसको ऑनलाइन काम में डाल दो। तो 3-4 साल बाद के बाद अगर वो कम से कम $500 भी कमाता है तो वो 1.5 लाख रुपए बनता है, जो कि 1.5 लाख रुपए वो यहाँ कभी नहीं कमा सकता हार्ड वर्क करके। बिल्कुल। तो सर ऑनलाइन फील्ड ज़्यादा तरजीह दी जाती है इस लिहाज से। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमें जो जनरेशन हमारे माँ बाप होते हैं उनके टाइम पे यही सारी स्किल्स थी और इसलिए वो वहाँ डालते थे। और अब जैसे अब आपकी जनरेशन है, अब आपके जो बच्चे होंगे आप उनको ऑनलाइन में लेके आएंगे, तो बस वो गैप है और जिसकी वजह से जो है ना वो यहाँ हम आएंगे। तो अब ये बताएं कि अब क्या सिनेरियो है आपका और क्या क्या काम कर रहे हैं और किस स्टेज पे कर रहे हैं? सर अभी मेरी वाइफ वहीं कंटेंट राइटिंग कर रही हैं और मैं फेसबुक मोनेटाइजेशन पे काम कर रहा हूँ। पार्ट टाइम में जॉब करता हूँ, अभी भी उसी रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ, लेकिन एज अ मैनेजर काम करता हूँ। अब मैं उस रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। तो मेरी अभी भी तरजीह यही है कि ऑनलाइन फील्ड को और फेसबुक मोनेटाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। मेरी खुद की सोच यही है और मैं ख़ुद भी यही चाहता हूँ कि मैं इस काम को बढ़ाऊँ और जितना बढ़ा सकता हूँ बढ़ाऊँ, क्योंकि वो 6 फिगर सैलरी वाली ना सर अब सोच ख़त्म हो गई है। क्योंकि ऑनलाइन फील्ड में 6 फिगर सैलरी कोई वैल्यूएबल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रखती। आप ऑनलाइन में अपना जितना टाइम दे सकते हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम तो है नहीं कि आपको इसमें इतने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और इतने आपके डूब जाएंगे। तो ये काम है कि आपने अगर मेहनत करनी है तो आप इस पे करें, आपने तवज्जो देनी है इस पे करें, और जो कि मुझे भी देनी चाहिए और देनी चाहिए तवज्जो, ताकि मैं और बढ़ सकूं इस काम में। बिल्कुल। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी वीडियोस से इंस्पायर होकर के ही मैंने ये काम शुरू किया है और मैं आपसे मज़ीद सीखना भी चाहूँगा।
बिल्कुल जी, ज़बरदस्त जी जर्नी आप देखी इकराम हैदर की। और ये इकराम हैदर थे जिन्होंने अपनी सारी कहानी बताई और कैसे क्या-क्या मुश्किलात जो है वो इनके आपको दे सुनने को मिली। और अगर इन सारी मुश्किलात के बाद आपकी कोई रिकमेंडेशन इनके लिए है कि इस सिनेरियो पे इनको ये करना चाहिए था, तो फिर कमेंट में जो है वो अपना फीडबैक दें ताकि उनको अपनी ज़िंदगी और बेहतर तरीके से गुज़ारने की अब उनकी गलतियाँ जो है वो हाइलाइट हो सके। क्योंकि मैं कोई इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, मैं आपसे ही कमेंट लेना चाहता हूँ। तो अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुँच गए हैं और ये पॉडकास्ट आपने एंजॉय किया तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।